हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था करेक्शंस इन चेन सर्वेइंग। उसमें काफ़ी सारे करेक्शंस हम लोगों ने डिस्कशन किए। आपने देखा करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू पुल, सैग, MSL, ये सब। तो करेक्शन वाला पार्ट खत्म हो चुका है और चेन सर्वे में एक और भी आखिरी पार्ट बचता है जो हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, और वो है लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। पहले ये समझो कि लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट कहने का मतलब कि ऑफसेट की जो लेंथ है उसको मेजरमेंट करने का भी एक लिमिट है कि आप कितनी लेंथ तक मेजरमेंट करने के लिए अलाउड हैं। ये फ्रीडम नहीं होती है साइट पे कि आपने एक सर्वे लाइन बनाया और उसके रेस्पेक्ट में आपने एक ऑफसेट मेजर कर लिया अपने चॉइस का। तो चॉइस फीचर्स आपकी हो सकती है, लेकिन कितने लेंथ होगी मेजरमेंट करने के बाद एक लिमिट दी जाती है कि भाई यही लिमिट है हमारी, इसी के अंदर में रहो। जैसे कि मान लो कि मैं बोलूं कि एक एग्जांपल ले लो, ये रियल वैल्यू नहीं है जो मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए 15 मीटर की ऑफसेट की लिमिट हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर सपोज टू टेक द ऑफसेट व्हिच हैज अ लेंथ लेस देन 15, ग्रेटर देन 15 यू आर नॉट सपोज टू टेक। तो ये अलाउेबल लेंथ ऑफ ऑफसेट जो होती है चेन सर्वे के अंदर, उसको बोलते हैं लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, और इसको डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू थिंग्स, दैट इज एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, या फिर उसी को बोलते हैं प्रेसिजन व्हिच यू आर गोइंग टू टेक व्हाइल टेकिंग द मेजरमेंट। मतलब जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो आपने कितना प्रेसिजन मेंटेन किया है मेजरमेंट लेते समय, उस पर डिपेंड करता है। दूसरी डिपेंडेंसी होती है स्केल पे, कि आपने स्केल क्या यूज किया है। जो प्रिसीजन हुआ ना, उसके थ्रू आप ये भी समझ सकते हो कि किस पे, जो कि प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि आप कौन से टेक्निक से कर रहे हो सर्वे, उस पे डिपेंडेंसी आ गई। दूसरा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, उस पे भी डिपेंडेंसी आ गई। So basically you can understand that whenever we talk about the limiting length of offset, you can understand in a different way, like it is basically the maximum length of offset allowed in chain survey, due to which the error should not be much on papers. तो वो कितना है, एरर्स की भी एक लिमिट होती है। इस बात को ऐसा समझो कि एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ ऑफसेट which you allow in chain survey in order to avoid the error on paper, we call that length of offset as the limiting length. ठीक है। अब उस चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके दो केसेस मैं बताता हूं। आप खुद ही सोचो कि किसी भी सर्वे लाइन से अगर आप ऑफसेट का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो बेसिकली दो चीजें आप करना चाहते हैं। पहला, लेंथ का मेजरमेंट किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि हमारी फीचर है, तो सर्वे लाइन से किसी ऑब्जेक्ट के लिए लेंथ का मेजरमेंट किया इज वन पार्ट। एंड दूसरा, यू ऑलवेज ट्राई टू मेक दिस ऑफसेट एट एन एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि शॉर्टेस्ट ऑफसेट हमारी 90 पे बनती है। अब यहां पे एरर के चांसेस कहां हुआ है? एक लेंथ में एरर की चांसेस हो गई, दूसरा 90 डिग्री का एंगल मेजरमेंट में एरर के चांसेस हो गए। अब मैं ये दोनों को अलग अलग रखता हूं और मैं सबसे पहले बताता हूं लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट की। हमने बताया ना डिपेंडेंसी दो चीजों पे, एक स्केल है और दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहां पे आएगा? लेंथ के मेजरमेंट में, और दूसरा जो एंगल है 90 उसके मेजरमेंट में। अब इसके बेसिस पे मैं दिखाता हूं हाउ टू कैलकुलेट द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। ठीक है, तो कंप्लीट डेरिवेशन समझिएगा आप। ठीक है, देखो, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि इट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट corresponding to which the error should not exceed 0.025 centimeter on paper. अब देखो क्या है ना कि आप एक टेक्निक जानते हो सर्वे करने का, कि आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, ग्राउंड पे सर्वे किया। जब ग्राउंड पे सर्वे कर लिया तो सारे मेजरमेंट्स आपको मिल गए। कहाँ? आपने फील्ड बुक में लिख लिया, और उसी मेजरमेंट को फाइनली आप क्या करते हो? प्लॉट करते हो। कहाँ? पेपर में, जिसको आप मैप कहते हैं। तो आपने जितना भी मेजरमेंट लिया ग्राउंड पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एरर बनती है, अब देखो मेजरमेंट जो आपने लिया है वो एरर फ्री हो ही नहीं सकती। सर्वे का ये कहना है कि मेजरमेंट व्हिच इज टेकन बाय यू कैन नॉट बी एरर फ्री, देयर मस्ट बी सम एरर इन द मेजरमेंट व्हिच इज टेकन बाय यू। तो उसमें जो भी एरर रही होगी, वो एरर की वैल्यू आप जब स्केल पे कन्वर्ट करके पेपर पे ड्रॉ करते हो, तो वो एरर की वैल्यू जो पेपर पे बन के आएगी, उसकी वैल्यू 0.025 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इस लिमिट को समझो आप कि दिया गया है लिमिट 0.025 सेंटीमीटर, और आप इसी के कोरस्पॉन्डिंग चेक करते हो कि भाई हमारी मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट कितनी होनी चाहिए ग्राउंड पे।
तो एरर देखते हो पेपर पे और उसे कोरस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी अलाउ कर सकते हो ग्राउंड पे, इस चीज को आप बोलते हैं लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। ठीक है, और इसीलिए उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, आप उसको लिख भी लेना। इट इज द मैक्सिमम लेंथ of offset allowed in chain survey due to which error should not exceed 0.025 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आप यहीं पे देख लो कि भाई मैक्सिमम एरर कितनी अलाउड है। सो आप एक बात को बस याद रखिए कि एरर की लेंथ ऑफसेट के कारण शुड नॉट बी मोर देन 0.025 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कहाँ पे, ये पेपर पे है, एरर की वैल्यू कहाँ पे, पेपर पे। तो आप ये समझो कि ग्राउंड पे जितना भी आप एरर कर लो, ठीक है, उस एरर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पेपर पे बनेगी एरर, उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो एरर की वैल्यू कंसिडरेबल हो जाएगी। ठीक है, फिर वो आपको काफ़ी ज़्यादा एरर कॉज कर देगी। ठीक है, जो कि विजिबल भी होगा आपके लिए। तो आप इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं, ठीक है, लिमिटिंग लेंथ के लिए। तो अभी तक आपको लिमिटिंग लेंथ का मतलब समझ में आया है। निकालते कैसे हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं हम लोग कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। तो मैं क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि आपने मेजरमेंट दो ही चीज़ों का लिया, एक लेंथ का और दूसरा 90 डिग्री एंगल का। तो मैं इन दोनों में ही इंक्लूड करता हूं कि मेजरमेंट जो ली गई है आपसे, जो मेजरमेंट आपने लिया है उस मेजरमेंट में सबसे पहले लेंथ का मेजरमेंट है तो लेंथ में एरर हो सकती है। दूसरा है 90 डिग्री एंगल, उसमें भी एरर हो सकती है। तो मैं सबसे पहला केस लेकर चलता हूं कि व्हेन एरर इज ओनली इन द लेइंग डायरेक्शन। अब डायरेक्शन बोला, इसका मतलब एंगल, इसका मतलब कि जो लेइंग डायरेक्शन ऑफसेट की होती है, आप बताओ कितना होती है, 90 डिग्री। मैं पूछूं कि आप इफ यू वांट टू ले एनी ऑफसेट ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द प्रेफरेबल एंगल? That is of course 90 degree. So you want to make the angle as 90, but I am going to consider the first case in which I am going to consider you have a laying direction which is 90 and you have made mistake in making 90. So ये 90 नहीं बनी, कुछ एरर के साथ हो गई है। तो उस बात को यहाँ पे समझना ध्यान से। तो डेरिवेशन के साथ मैं जो भी समझाने जा रहा हूँ ना, इस टॉपिक को बहुत ध्यान समझिए, क्योंकि ये ऐसा एरिया जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार। तो आप इस बात को ऐसे समझना, ठीक है, जो बहुत बेसिक से मैं लेके चलता हूं, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। और एक बात का ध्यान रखना कि आपने जो सर्वे किया ना, ग्राउंड पे सर्वे किया आपने, फील्ड बुक में लिखा और फाइनली आपने रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली एक मैप बना करके। तो जो डायग्राम्स बनेंगे उसमें पहले मैं आपको ग्राउंड दिखाऊंगा और फिर उसी डायग्राम में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि पेपर पे क्या प्लॉट हो रही है। तो इस बात को जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कि पेपर से लेकर के, मतलब कि ग्राउंड से लेकर के पेपर तक में रिप्रेजेंट करने में जो जो चीजें आएंगी, उसको बहुत ध्यान से समझते चले जाइएगा। लेट्स टेक केस 1 हियर। When error is only in laying डायरेक्शन। अब आपको यह समझ में आना चाहिए ना कि लेइंग डायरेक्शन कहने का मतलब 90 डिग्री। सो सपोज दिस वन इज द चेन सर्वे लाइन। अभी ना आपने जब चेन सर्वे स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कुछ लाइंस पढ़ाए थे। बेस लाइन होती है, चेक लाइन होती है, टैग, ये उसके अलावा फिर टाई लाइंस होती है। तो अलग अलग तरह के लाइंस हैं, आप जानते हो लाइंस के बारे में। तो मैं इसका कोई नाम नहीं दे रहा हूं, आप समझिए कि जो सर्वे लाइंस आपने पढ़े हैं ना, उसी में से कोई लाइन है। सो आई एम राइटिंग सिंपली अ सर्वे लाइन। ये है सर्वे लाइन। सपोज थ्रू दिस सर्वे लाइन यू वांट टू मेजर द ऑफसेट ऑफ एनी पॉइंट, और वो पॉइंट है यहां पे जिसका ऑफसेट आप मेजर करना चाहते हो। तो मैं पूछूं कि भाई ऑफसेट जो मेजर करना चाहते हैं आप, वो ऑफसेट का पहले ट्रू दिखाता हूं कि ट्रू 90 डिग्री एंगल कितना है। सो ये ट्रू जो 90 बनेगी ना, वो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे 90 बन जाएगी। ये रियल है जो मैंने आपको दिखाया। तो ये समझ लो कि ये कोई पॉइंट P है जिसके लिए मैं ऑफसेट मेजर करना चाहता हूं और उसका 90 यहां से बनता है। लेकिन हमने क्या लिया केस,
हमने केस में कंसीडर कर रखा है कि व्हेन एरर इज ओनली इन लेइंग डायरेक्शन, अगर मैं एरर सिर्फ लेइंग डायरेक्शन में अकाउंट करूं, मतलब कि आपने जो डायरेक्शन 90 बनाना है इसमें ही एरर कर दिया सर्वेयर ने, उस एरर की वजह क्या हो सकती है? या तो प्रेसिजन आपने सही तरीके से नहीं लिया हुआ है, मतलब कि हाई डिग्री प्रेसिजन नहीं है, कुछ ना कुछ आपके मेजरमेंट में एरर आ गई, या फिर इंस्ट्रूमेंट आपने लो क्वालिटी का यूज कर रखा, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। रीजन यहाँ पे फर्क नहीं कर रहा है कि क्या रीजन है इसके पीछे, बस ये याद रखो कि आपने 90 बनाना चाहा और उसमें 90 नहीं बन पाई, सो यू आर एक्चुअली गेटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल एज अदर देन 90, सो यू हैव सम एरर इन द लेइंग डायरेक्शन। सो हमें 90 बनाना था, ये वाला पॉइंट चाहिए था, लेकिन एरर क्या हो गई कि 90 नहीं बन पाई, कोई दूसरी एंगल बन गई, तो दूसरी एंगल बहुत ही छोटी बनी है। दूसरी एंगल जो बनी है ना, मतलब कि नियर टू 90 है, जो डिफरेंस है ना, जो एरर है ना, वो बहुत, और हमेशा याद रखना कि आप जब मेजरमेंट करते हो ना तो एरर आ ही जाती है, ठीक है, और वो एरर बहुत ज्यादा एरर नहीं होती है। मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना कि आप 90 मेजर करना चाहते हो और आपने 30 डिग्री पे मेजर कर लिया, 60 डिग्री एरर, नहीं पॉसिबल है ऐसा। तो देख के समझ में आ जाता है ना कि भाई 90 होना था 60 कर रहे हो, ये तो दिखाई देता है कि आप गड़बड़ कर रहे हो। तो एरर कुछ ऐसा है ना कि दिखने में 90 लग रहा है, आप लिख भी 90 रहे हो, लेकिन वो एग्जैक्टली 90 नहीं है, तो एरर की वैल्यू बहुत ही छोटी है। दैट मींस योर मेजरमेंट वैल्यू इज नियर टू द ट्रू वैल्यू, दैट इज 90, और डिफरेंस जो एरर आ रही है वो बहुत ही कम है। तो मैं उस चीज को यहां पे अकाउंट कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि हमें P से 90 डिग्री पे मेजरमेंट करना था और वो 90 डिग्री से मेजरमेंट करना चाहा भी, लेकिन वो अदर देन 90 पे मेजरमेंट हो गया, ठीक है, तो अदर 90 भी तो अब क्या है ना कि जो डिफरेंस है, जो एरर है, उस एरर को मैं थोड़ा सा एक्सेजरेट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर डायग्राम में। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा दिखाऊंगा कि ये 90 है, ठीक है, और मैं बोलूंगा कि 90 प्लस अल्फा ही है, तो दिखने में तो 90 लग रहा ही है इस लाइन पे, या 90 दिखने में लग रहा है। तो अगर मैं अभी यहां पे दिखाऊं ना तो आपको फिर प्रॉपर क्लियर नहीं होगा, और इसीलिए मैं इसको एक्सेजरेट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इस बात को समझो कि मुझे मेजर करना था 90 पे और वो एरर कुछ ऐसे आ गई कि ये यहां से कुछ यहां से मेजरमेंट हो गई। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज सपोज K। अब क्या है, मेजरमेंट करना था 90 पे, और ये आप इधर से देखोगे ना तो 90 माइनस अल्फा एरर, और ये है इधर से देखोगे तो 90 प्लस अल्फा एरर। लेकिन क्या है कि जब साइट पे आप मेजरमेंट करते हो ना तो ऐसा नहीं कि ऐसी लाइन दिखाई देगी, वो दिखने में 90 लगेगी, लेकिन मैंने एक्सेजरेट किया ताकि आप डिफरेंस को समझ सकें, ठीक है। रियल में इतनी ज्यादा इंक्लाइन नहीं होगी इस लाइन से, तो वो समझाने का तरीका है कि मैंने सिचुएशन को एक्सेजरेट किया है, मैंने ज्यादा इंक्लाइन करके आपको दिखा रखा है। अब ना आप एक काम यहीं पे सोचो और आप मुझे बता दो, ये P पॉइंट है रियल पॉइंट। अब मैं यहीं पे लिखता हूं एक्चुअल पॉइंट फॉर विच offset is measured, so I can write this capital P point is the actual point on the ground. Actual point on ground, ठीक है, and K point जहां से मेजरमेंट किया गया है। अब मैं पूछूं कि भाई what is the length of offset measured? L लेंथ का ऑफसेट मेजर किया, ठीक है। अब समझना इस बात को, ठीक है, एक्चुअल पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड ऑफसेट मेजर्ड फ्रॉम K पॉइंट। तो इस सर्वे लाइन का K पॉइंट से P पॉइंट के लिए आपने एक ऑफसेट मेजर किया L, और आपने 90 डिग्री सेट आउट किया। लेकिन मैंने क्या बोला कि सर्वेयर को लगता है कि वो 90 कर रहा है, लेकिन वो उसकी मेजर्ड वैल्यू है। और मैं कई बार क्लास में डिस्कशन कर चुका हूं कि भाई जब भी हम लोग मेजर्ड वैल्यू की बात करेंगे ना, देन मेजर्ड वैल्यू ऑलवेज कैरी सम एरर। योर मेजर्ड वैल्यू कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम एरर, वो हमेशा कुछ ना कुछ एरर को कैरी करती है। तो आपकी मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे L है, ठीक है, और हमने इस केस में लेंथ में कोई एरर माना ही नहीं है, हमने सिर्फ एरर कहां माना है, लेइंग डायरेक्शन में, पहला केस में। अब मैंने बोला कि दिस इज द एक्चुअल पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और सर्वे लाइन के K पॉइंट से मैंने 90 डिग्री पे ऑफसेट मेजर किया, तो सर्वेयर को ऐसा लग रहा है कि वो 90 डिग्री पे ऑफसेट का मेजरमेंट कर रहा है। ऐसा किसको लग रहा है? सर्वेयर को, कि वो 90 पे मेजरमेंट कर रहा है और L लेंथ का ऑफसेट उसने मेजर किया है। लेकिन होगा क्या कि अब यहीं पे समझना, दो तीन चीज समझो। मैंने क्या बोला कि पहले मैं दिखाऊंगा ग्राउंड, फिर मैं दिखाऊंगा फील्ड बुक, फिर मैं दिखाऊंगा पेपर पे जो आप प्लॉट करोगे, और ये हर एक चीजें प्लॉट एक ही जगह पे मैं तीनों प्लॉट करने जा रहा हूं। तो आप इस बात को पहले समझ लीजिए। ये जो ब्लैक कलर से शो किया ना, ये है ग्राउंड। एक्चुअल पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the length of offset measured from the K point on survey line. When the survey is completed, the surveyor will write all the data in a field book. क्या लिखा उसने?
पॉइंट P के लिए K के रेस्पेक्ट में लेंथ मेजर किया, लेंथ की मेजर L है और एंगल कितनी है, कितने डिग्री एंगल पे मेजर किया, तो वो लिखेगा 90, क्योंकि सर्वेयर को लग रहा है कि वो 90 कर रहा है और वो 90 करेक्ट है। आप इसी बात को समझिए, सर्वेयर को हमने क्या बोला कि एरर इतनी छोटी होती ना कि लगता कि 90 है, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होती। तो सर्वेयर जब सर्वे कर रहा है तो उसको लग रहा है कि मैंने 90 पे मेजरमेंट किया है और वो 90 पे चूंकि मेजरमेंट किया है लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है, ये बात सर्वेयर को नहीं मालूम। ठीक है, सो वो जो एरर हुआ वो सर्वेयर अपने फील्ड बुक में क्या लिखेगा कि हमने ऑफसेट मेजर किया एल लेंथ का कितने एंगल पे, 90 पे। अब आप यहीं पे सोचो अगला स्टेप। नाउ सर्वे इज डन, राइटिंग इन द फील्ड बुक इज ऑल्सो डन। Next step is to plot the same offset on a sheet of paper. आप बताओ, अब मैं बोलूं वो एक सर्वे लाइन बनाएगा पहले, फिर उस पर K पॉइंट मार्क करेगा। तो अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं ब्लू कलर से वो है कि पेपर पे क्या प्लॉट हो रहा है। अब ये बात समझना, ये सर्वे लाइन बनाया एक, ठीक है, उस पे K पॉइंट प्लॉट किया और K पॉइंट से एक ऑफसेट की लाइन रिप्रेजेंट करेगा। बताओ कितने एंगल पे, जो लिखा होगा फील्ड बुक में उतना ही एंगल पे, लेकिन आप बता दो अब फील्ड बुक में कितना लिखा था 90 डिग्री पे, तो वो एक्चुअली 90 पे प्लॉट करके यहां पे कुछ ऐसा दिखाएगा ऑफसेट। सो वी हैव सम ऑफसेट व्हिच इज दिस पॉइंट P1। आप ना यहीं पे एक चीज समझो, व्हाट इज द एक्चुअल पॉइंट ऑन द ग्राउंड फॉर व्हिच यू हैव डन द सर्वे, दैट इज P। द पॉइंट व्हिच यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑन पेपर इज P1। आपके हिसाब से वो दोनों पॉइंट सेम है, लेकिन आप बताओ आपने जो एरर किया है अभी एंगल में, उस एरर के कारण क्या ये दोनों पॉइंट सेम हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो अब मैं दिखाता हूं कि एरर इन लेइंग डायरेक्शन किसको बोलते हैं। लुक एट दिस पर्टिकुलर एंगल इज अल्फा, और इस अल्फा को हम लोग बोलेंगे एरर इन लेइंग डायरेक्शन। दिस वन इज एरर इन लेइंग डायरेक्शन। ठीक है, सो आप देखो K के रेस्पेक्ट में P पॉइंट के लिए हमने ऑफसेट मेजर किया, ठीक है, लेकिन जो प्लॉट किया वो ब्लू कलर की लाइन से है। तो मैं एक बार समराइज करता हूं, मैंने क्या बोला कि इस एरिया में ना कंफ्यूजन आ सकती है क्योंकि दोनों चीजें साथ में प्लॉट होती हैं इसके डायग्राम में, तो आप इस चीज को पहले समझ लो। द ब्लैक कलर line is the actually survey line on the ground on which we have a K point and we have measured in offset for station P and the offset length is L and surveyor believes that he is measuring the offset at an angle 90. But this particular length which he has measured for any offset has some error and we are going to consider the error in laying direction as alpha. So suppose the alpha. So but what he has written in the field book that he has measured the offset of length L at an angle 90 degree and that is why at the time of plotting in paper he will first draw the survey line, he will mark point K and then he will draw offset at 90 degree. So उसने जो शो किया ना वो 90 पे शो किया, लेकिन आप जब इधर से देखोगे कितना एंगल हुआ 90 प्लस अल्फा और इधर से देखोगे तो 90 माइनस अल्फा, तो आपकी एरर क्या है अल्फा। अब इस केस में मैं पूछूं कि व्हाट इज द एरर ऑन द ग्राउंड, तो आप इस चीज को यहां देखो कि मैं पूछूं कि व्हाट इज द एरर टू द ग्राउंड, तो इस बात को समझने के लिए आप यहां पे ऐसे समझो कि ये L है और उसने भी L प्लॉट किया, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, किसी ना किसी स्केल पे किया होगा ना, लेकिन मैं उसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ग्राउंड के टर्म्स में वो क्या हो रही है। तो ये L लेंथ है और L लेंथ है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये भी L है और ये भी L है, सो दिस इज ऑल्सो L। सो अब मैं सिंप्लीफाई करने का तरीका बताता हूं कि ये चूंकि अल्फा की वैल्यू बहुत ही छोटी है, इट इज वेरी वेरी लेस एंड दैट इज व्हाई वी कंसीडर दिस एज 90 डिग्री। दिस वन इज अज्यूम्ड, हालांकि आपको समझ में आना चाहिए कि 90 बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी जो आप देखने जा रहे हो ना, ये एक अजम्पशन है, रियल में तो 90 नहीं होगी है, ठीक है। अब हम लोग 90 मान करके इसको सॉल्व करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। सो हमने क्या किया कि एक्चुअल पॉइंट, एक काम करते हैं दोनों पॉइंट्स को भी अलग कर देता हूं तो आपकी विजिबिलिटी और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आप देखो यहां पे एक पॉइंट दिखाया है, दिस इज P1, जो एक्चुअल पॉइंट यहां पे था P पॉइंट, जो ग्राउंड पे प्लॉट किया वो P1, और जब 90 लिया ना तो उसके बगल वाली पॉइंट यहां पे मिली हमें P2, ठीक है। थोड़ा सा ना जूम करके दिखा देना ये वाला चीज, इसको जूम करो, शायद वो नहीं दिख रहा होगा। So you have P1 as a point which is plotted, but we are going to consider this particular P2 point. अब ये P2 point हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं। अब हमने सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए
जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे मार्क किया। तो मैं पूछूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एरर, तो आप खुद सोचो कि अब हम लोग एरर जो देखे वो एरर तो एंगल में है, लेकिन इस एरर के कारण पेपर पे जो लेंथ ऑफ एरर आएगी वो आ जाएगी PP1, जिसको हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं PP2, नॉट इक्वल, मोर और लेस सेम एज, ठीक है, दोनों की वैल्यू नियर बाय सेम, हमने बोला सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम है। तो यहां पे मैं अब मार्क करूंगा P1 पॉइंट, आई कैन राइट इट इज द पॉइंट प्लॉटेड ऑन पेपर, प्लॉटेड ऑन पेपर, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया होगा। सो अब मैं यहीं पे कुछ चीजें आगे यहां पे लेके चलता हूं। अब यहां पे देखो, आई कैन राइट द लेंथ ऑफ एरर, देखो लेंथ ऑफ एरर ऑन ग्राउंड, लेंथ ऑफ एरर ऑन ग्राउंड is basically PP1 which is taken same as PP2, है ना। तो PP2 हमारी लेंथ ऑफ एरर हो जाएगी। सो दिस आई कैन राइट PP2 इज इक्वल टू, अगर ये L है, ये अल्फा है, तो ये वाली एरर की लेंथ कितना लिखोगे, L sin अल्फा। सो आई कैन राइट दिस इज L sin अल्फा इज द एरर ऑन ग्राउंड एंड ऑफ कोर्स इट इज इन मीटर्स। ये एरर आई है L sin अल्फा। अब यहां से मैं इसको रिलेट करूं, देन व्हाट इज द स्केल वी हैव, आई कैन राइट अज्यूम द स्केल ऑफ प्लॉटिंग, assume scale of plotting as every 1 centimeter is equal to s मीटर। तो आप बता दो ग्राउंड पे जो लेंथ ऑफ एरर आई वो कितनी हो जाएगी, L sin अल्फा, और हम लोग रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि एवरी 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग s मीटर टू द ग्राउंड। तो ये पेपर 1 सेंटीमीटर ग्राउंड पे s मीटर दिखा रहा है। तो आप बताओ ये जो एरर की लेंथ ग्राउंड पे L sin अल्फा है, इसी एरर की वैल्यू पेपर पे कितनी हो जाएगी। सो नाउ आई कैन राइट लेंथ ऑफ एरर, लेंथ ऑफ एरर ऑन पेपर, लेंथ ऑफ एरर ऑन पेपर कितनी हो जाएगी, दिस आई कैन राइट दिस इज L sin अल्फा होल डिवाइडेड बाई s, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में। आप खुद पहले इसको सोच लो कि क्या है। जैसे हमने बोला ना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू s मीटर है और इतने मीटर का मेजरमेंट है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेंथ पेपर पे आएगी वो कितनी हो जाएगी, L sin थीटा अपॉन s, ये वाली वैल्यू। और यही वो एरर है जिसका लिमिटेशन दिया जाता है पेपर में, कितना, 0.025 सेंटीमीटर। अब ये बात हमको यहीं पे मैं आपको दिखाता हूं। अभी ना मैं डेफिनेशन यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए। अब तो लेफ्ट साइड में हमने जब डेफिनेशन लिखा था ना, तो मैंने क्या लिखा था, देखो, इट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट allowed in chain survey due to which the error should not exceed 0.025 centimeter on paper। तो एरर की वैल्यू पेपर पे कितने ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.025। तो यही कॉन्सेप्ट को अब हम लोगों ने ये निकाल लिया कि एरर की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इसको मैं यूटिलाइज करता हूं उस पर्टिकुलर पार्ट में। अब यहां देखो, सो आई कैन राइट दिस L sin थीटा अपॉन s शुड नॉट बी मोर देन 0.025 सेंटीमीटर। ये यहां से बना। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, आप इसको ना यहां पे सॉल्व करो और इसी बात को कैन आई राइट दिस L इज इक्वल टू, और L शुड नॉट बी मोर देन 0.025 इंटू s होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। मतलब L की वैल्यू किसी भी केस में इस पर्टिकुलर साइन अल्फा है, सॉरी साइन अल्फा। सो L की वैल्यू किसी भी केस में इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यही हमारी मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट है जो अलाउेबल है। दिस पर्टिकुलर लेंथ व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन एरर, दैट इज एरर इन लेइंग डायरेक्शन, इज नोन एज द, ये ही हमारी लेंथ है जिसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग लेंथ। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करके लिख दूं, सो आई कैन राइट फाइनली द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट this limiting length of offset small l is equal to, I can write 0.025 into s whole divided by sin theta, sin alpha, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि ये किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हमने फाइनली बताया ना,
आपको डिपेंडेंसी यहीं पे समझ में आ जाएगी। आप देखो कि अलाउेबल लेंथ ऑफ द ऑफसेट है, उसकी डिपेंडेंसी दो चीजों पे है। पहला कि स्केल क्या हमने लिया है जो हमने बताया था, एंड दूसरा है प्रेसिजन। अब क्या है कि आप जितना हाई डिग्री प्रेसिजन से सर्वे करोगे उतनी ही कम आपकी, ठीक है, अल्फा वैल्यू होती है। ठीक है, जितना कम प्रेसिजन रखोगे उतनी ज्यादा ग्रेटर वैल्यू अल्फा की आएगी। तो उस हिसाब से आपकी लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट डिसाइड की जाती है। दो चीजों पे डिपेंडेंसी है, प्रेसिजन और स्केल। आई होप कि आपको ये वाला चीज समझ में आया होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इन दोनों को लिख लो, पहले जो भी हमने बोर्ड पे लिखा है। तो पहले मैं आपको लेफ्ट साइड दिखा दे रहा हूं, तो पहले फर्स्ट हाफ आप लिख लो, फिर सेकंड हाफ, एंड फिर इसी का सेकंड केस स्टार्ट कर लेंगे। अब चलते हैं केस 2 में। अभी तक हमने आपको बताया कि लेइंग डायरेक्शन की एरर के कारण लिमिटिंग लेंथ कितनी लिखी जाती है। अब इसी का एक और भी रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं कि भाई जब हम लोग बात करेंगे लेंथ की, अभी तक हमने इस वाले केस में ना लेंथ में एरर माना ही नहीं था, लेकिन अगर लेंथ में भी एरर हुई तो कैसे वर्कआउट करेंगे, अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं, व्हिच इज इन केस 2। देखो केस 2, when errors are in laying direction and in linear measurement। ठीक है, अब दोनों में एरर्स कंसीडर करो। तो क्या है ना कि आपको एक केस में आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी, अब मैं इसी का दूसरा केस आपको समझाता हूं। इसमें क्या है ना कि हम लोग लेंथ का भी एरर लेके चल रहे हैं। तो लेइंग डायरेक्शन का तो एरर है ही, लेंथ का भी एक एरर आ जा रहा है। सबसे पहले सर्वे लाइन दिखा दूं। ये है, मान लीजिए सर्वे लाइन, ठीक है, दिस वन इज सर्वे लाइन। लेकिन सर्वे लाइन से रिलेट करता हुआ जो आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो पहले तो आप ये समझ लो कि सर्वे लाइन जो हमने दिखाया, यहां से मैं ऑफसेट पे दिखाऊंगा आपको। तो जो हमने सीक्वेंस दिखाया था ना कि पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड पे सर्वे कर लेंगे, फिर फील्ड बुक में लिखेंगे एंड फिर उसको प्लॉट करेंगे। तो ग्राउंड पे सर्वे अब मैं दिखाता हूं यहाँ पे। अब इस बार का सिचुएशन क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक पी पॉइंट है, दिस वन इज द पी पॉइंट वी हैव, विच इज द एक्चुअल पॉइंट ऑन द ग्राउंड। लेकिन इस बार एरर दोनों में है, लेंथ में भी और एंगल में भी। ये लाइन यहां से मेजरमेंट की गई है, मान लीजिए कि यहाँ पे के पॉइंट है। तो पहला तो आप ये समझो कि द लेंथ विच इज मेजर्ड हियर हैज सम एरर। तो आपने लिखा है एल लेंथ, ठीक है, तो आपने एल जो मेजर किया है उसमें एरर है कुछ ना कुछ, एल प्लस माइनस एक्स कुछ भी हो सकती है। वो एरर हो सकता है कि पॉजिटिव एरर हो, ये भी हो सकता है कि नेगेटिव। जैसे कि लेइंग डायरेक्शन में क्या था कि हो सकता है कि अल्फा क्लॉकवाइज हो या फिर अल्फा एंटी क्लॉकवाइज हो। तो जैसा भी अल्फा हो, लिमिटिंग लेंथ का जो फॉर्मूला है ना, जो हमने फाइनली अभी डिराइव किया, वो वही रहेगी, ठीक है, और उसके हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी आनी चाहिए वो वहां से अल्फा की वैल्यू पे निकल जाती है, मैग्नीट्यूड पे। तो वहां पे डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही। यहां पे क्या है कि अब लेंथ में हो सकता है कि प्लस एरर हो, ये भी हो सकता है कि माइनस एरर हो। अब मैं एक सिचुएशन यहां पे लेता हूं, उस बात को यहां से समझना। जैसे मान लो कि आपने P पॉइंट, जो कि एक्चुअल पॉइंट है ग्राउंड पे, इसको भी लिखते चलता हूं, P इज द एक्चुअल पॉइंट ऑन ग्राउंड, P इज द एक्चुअल पॉइंट ऑन ग्राउंड। और आपने जो K से P का मेजरमेंट लिया है उसमें मान लो कि L और यहाँ पे कुछ एरर है, तो एक हमने जो अजम्पशन लिया यहाँ पे L प्लस माइनस एक्स ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो P रिप्रेजेंट करना है, हम लोग जो मेजरमेंट ले रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग यहाँ तक दिखा रहे हैं या फिर यहाँ तक दिखा रहे हैं या फिर हो सकता है उसके आगे दिखा रहे हो। ठीक है, तो मान लो कि लेंथ वो यहाँ तक है, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करता हूँ, दिस इज P2। ठीक है, और हमारी मेजरमेंट K से लेकर के P तक, ये हमारी L है,
मेजरमेंट, ठीक है, जो कि आई विल शो यू. दिस इज L length of offset we have, in which we have a positive error pp2 which is x. ये x error है, ठीक है. तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि L is the length of offset and x जो हमने दिखाया that is the error in linear measurement, मतलब कि offset की length में जो error है वो है x. So I can write here x is the error in linear measurement. एरर इन लीनियर मेजरमेंट. तो क्या है कि x की वैल्यू जो यहाँ P2 से इधर चली गई है वो नेगेटिव इधर भी आ सकती थी, ठीक है. अब क्या है कि आपने जो एक्चुअली मेजर किया ना ग्राउंड पे, अब समझना इस बात को, आपने जो एक्चुअली मेजर किया, जो हमने केस लिया है, आई हैव टेकन द एरर एज पॉजिटिव. मैंने पॉजिटिव एरर दिखाया तो मैंने आपको L प्लस एक्स दिखा रखा है. तो मान लीजिए कि आपने जो मेजरमेंट किया ग्राउंड पे वो एक्चुअली L प्लस एक्स है, लेकिन आपको x के बारे में तो मालूम नहीं है कि आपने एरर किया कि नहीं. तो सर्वेयर जो फील्ड बुक में लिखेगा ना वो लिखेगा आई हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ ऑफसेट एज L, बट इन रियलिटी ही हैज मेजर्ड L प्लस एक्स इन विच x इज सम एरर, ठीक है. सो उसने मेजरमेंट किया L प्लस एक्स का, फील्ड बुक में लिखा x, सॉरी फील्ड बुक में लिखा L, ठीक है. L प्लस एक्स का मेजरमेंट, राइटिंग इज L. एंगल कितना मेजर किया, तो वो 90 प्लस माइनस अल्फा पे मेजर किया. व्हाट ही इज राइटिंग 90 डिग्री. अब ना दोनों चीजें समझो, इस बार तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, ठीक है, एरर दोनों में ही है. तो पहले वाले केस में क्या बताया था हमने, सिर्फ एंगल का, ठीक है. अब इस वाले केस में क्या है कि उसने मेजरमेंट रियलिटी में कितना किया है L प्लस एक्स का, लेकिन हो सकता है चेन की एरर है या फिर कोई और एरर है जिसकी वजह से वो एक्चुअली L प्लस एक्स का मेजर किया, लेकिन फील्ड में लिख कितना रहा है, सिर्फ L, ठीक है. तो आपकी L वैल्यू जो आपने लिखा है, ठीक है, आपने उसमें रियलिटी वाला वैल्यू नहीं, अब यहां पे इरोनियस वैल्यू लिखा हुआ है. अब एक तो ये हुआ. दूसरा पॉइंट ये है कि आपने उस ऑफसेट के बारे में क्या लिखा, 90 पे मेजर किया, लेकिन इन रियलिटी यू आर मेजरिंग एट 90 प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज द एरर इन लेइंग डायरेक्शन. अब आप बताओ, आपके फील्ड बुक में लिखा हुआ है L मीटर ऑफसेट 90 डिग्री एंगल, प्लॉट क्या करोगे आप. अब मैं प्लॉटिंग यहां बता, अभी तक ग्राउंड था ये वाला, ठीक है. अब मैं प्लॉटिंग बताता हूं. अब बताओ प्लॉट क्या करोगे. तो आपने एक सबसे पहले सर्वे लाइन प्लॉट कर लिया और इस पॉइंट से आप ऑफसेट दिखाओगे, ये 90 डिग्री ऑफसेट व्हिच इज दिस, कितना डिग्री, 90 डिग्री पे, ठीक है. और आपने ये पॉइंट दिखाया, दिस इज P1. अब मैं यहीं पे बताऊं कि ये जो एंगल है ये कितना है, दिस इज अल्फा, ठीक है. अब मैं फिर से यहीं पे मार्क करता हूं, यहां पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द एरर इन लेइंग डायरेक्शन, अल्फा इन लेइंग डायरेक्शन. तो आप बता दो K से P1 पॉइंट, P पॉइंट एंड P2 पॉइंट आपके सामने तीनों हो चुका है. अब आपके सामने एक है ये जो x है, एंड दूसरा एरर मैं दिखाता हूं PP2. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एरर, ठीक है. अब क्या है ना कि इस पर एरर किसी एक के कारण नहीं आएगा, दोनों के ही कारण आएगा. सो मैं उस चीज को यहां पे आपको दिखाता हूं एक ट्रायंगल की तरह. ये P, यहां देखो P से P2 ये वाला वैल्यू, दिस वन इज व्हाट, इट इज x, ठीक है. और ये पॉइंट कितना बताया था अभी, P2. अब आप खुद ही सोचो, मैं पूछूं कि अब यहां पे ना दो चीज समझो. सबसे पहला कि एरर इन लेइंग डायरेक्शन ना एक एंगुलर वैल्यू होती है जो हमने यहां पे अल्फा दिखाया, लेकिन आप बताओ उस एरर इन लेइंग डायरेक्शन अल्फा के कारण लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है. तो पिछले वाले केस में आपने पढ़ा था ना कि अगर ये अल्फा है, आप इसको एक्स को हटा दो तो पिछला ही वाला केस आपको नजर आ जाएगा, ठीक है. सो आप बता दो कि अल्फा के कारण ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट P1 P2 कितना हो रहा है. तो आप लिखोगे L sin अल्फा, यही है ना, L sin अल्फा. अब यहीं पे मैं पूछूं कि व्हाट इज द नेट एरर, तो ये P1 से P को कनेक्ट करो और ये जो लाइन बनेगी इसको बोलते हैं हम लोग नेट एरर. दिस इज नेट एरर, यू कैन सी. अब नेट एरर निकालने के लिए इसको मैं थोड़ा सा और इसको एलेबरेट करता हूं, थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूं, और आप इस बात को ना यहां से देखना, समझना. आई विल शो यू, दिस इज पॉइंट P, ठीक है, एंड हियर इट इज पॉइंट
P2, ठीक है, एंड देन वी हैव हियर इट इज P1, ठीक है, एंड देन दिस वन इज द सिचुएशन एंड द नेट एरर इज बेसिकली P1 टू दिस, सो ये रहा P और ये रहा P1 और ये है हमारा नेट एरर, ठीक है। सो आई कैन राइट कि ये वाली एरर की वैल्यू ये कितनी है, तो आप लिखोगे x है, और ये वाली एरर कितनी है, तो आप अभी भी बताया था ना, ठीक है, कि ये कितनी है, l है, तो ये कितनी हो जाएगी, l साइन अल्फा। तो नेट एरर अब क्या है ना कि अब मैं बोलूं कि दिस ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल, अब मैं फिर से आ रहा हूं उसी पॉइंट पे कि ट्रायंगल राइट एंगल बिल्कुल नहीं है, लेकिन कैलकुलेट करने का कोई दूसरा जरिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, assumption लेंगे, चूंकि यहाँ पे एरर की वैल्यू बहुत ही कम होने के कारण what we are going to do, we are going to take the triangle as a right angle triangle just for simplicity of calculation. I repeat, the triangle we are going to assume as a right angle triangle, although it is not a right angle triangle, you know the complete detailing, ठीक है, जो हमने आपको समझाया ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनती है, लेकिन हमारे पास कोई जरिया नहीं है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसको अज्यूम कर लिया जाता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसके हिसाब से वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द नेट एरर ऑन पेपर। सो आई कैन राइट दैट नेट एरर ऑन पेपर, सॉरी नेट एरर ऑन ग्राउंड पहले निकाल लें। सो नेट एरर ऑन ग्राउंड इज गोइंग टू बी PP1 which is equal to कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस l साइन अल्फा होल स्क्वायर, ये बनी, ये नेट एरर है, और ऑफ कोर्स ये ग्राउंड पे है तो इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर्स। और सिमिलर वे में हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल अज्यूम करेंगे। नाउ अज्यूम स्केल एज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू s मीटर है, हर एक सेंटीमीटर s मीटर है, तो आप बता दो व्हाट इज द लेंथ ऑफ नेट एरर ऑन पेपर। तो इसी नेट एरर को अगर मैं पेपर पे लिखूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस l साइन अल्फा होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई s, दिस इज इन सेंटीमीटर। और यही वो नेट एरर है जो पेपर पे है सेंटीमीटर में, और आप तो जानते हो कि इसकी वैल्यू कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सो दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक दो चीज और दिखाता हूं कि x और l साइन थीटा का एक और भी नाम है जो आपको देखने को मिल जाएगा। वो क्या है, यहां पे देखो, इस पर्टिकुलर में देख लो, दिस आई कैन राइट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एरर इन लीनियर मेजरमेंट। आई कैन राइट x इज व्हाट, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एरर इन लेंथ, ठीक है। और ये जो L साइन थीटा है इसके बारे में देखो, दिस आई कैन राइट यहां पे डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एरर इन लेइंग डायरेक्शन। ठीक है, सो आप देख लो, दो चीजें समझ लीजिए कि x जो है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एरर इन लेंथ या फिर लीनियर मेजरमेंट, और जो L साइन थीटा लिखी है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एरर इन लेइंग डायरेक्शन, और उससे नेट एरर निकल के आती है। तो कई बार ना क्वेश्चन में एरर ना लिख करके ऐसा भी लिखेगा डिस्प्लेसमेंट, तो आपको समझ लेना है कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। सो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले हम लोग सिंप्लीफाई करके रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। तो आप बता दो यहाँ पे हमारा फाइनल कंसर्न क्या है निकालना, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट L। सो आई कैन राइट कि L की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, दिस L इज इक्वल टू L शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कितनी आ जाएगी वो यहाँ पे देखो, S को उधर भेज दो तो ये आ जाएगी 0.025S, ठीक है। और उसके बाद रूट हटा दो तो ये हो जाएगी स्क्वायर, फिर x स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ -x स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगी, स्क्वायर हटा दो तो इधर हो जाएगी रूट और साइन थीटा, सो दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा, साइन अल्फा। सो उसी चीज को अगर मैं डायरेक्टली लिखूं, सो आई कैन राइट 1 अपॉन
sin alpha, this value L should not be greater than this. आप यहां देख लो ये वैल्यू आ रही है. So I can finally write what is the limiting length of offset. Limiting length of offset. So I can write this L is equal to 1 upon sin alpha into root of 0.025s whole square minus x square. ये इस तरीके से हम लोग निकालते हैं लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट. तो ये आपका दूसरा रिलेशन हो गया, ठीक है. और मैं थोड़ा सा वेरीफाई भी कराता हूँ आपको एक चीज़. आप याद करो पिछले वाला केस में क्या पढ़ा था कि लेंथ में कोई एरर है ही नहीं. इस वाले में क्या पढ़ा, लेंथ में एरर और एंगल में भी एरर. एक काम करो, लेंथ का एरर को 0 मान लो. जो पहले वाले केस में था ना, लेंथ में एरर माना ही नहीं. लेंथ वाला एरर क्या है इसमें, x 0 मान लो. वही फॉर्मूला आ जाना चाहिए. चेक हियर. अगर मैं x को 0 कर दूं, ठीक है, तो ये बचेगी 0.025s होल स्क्वायर. इट बिकम्स 0.025s और फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 0.025s अपॉन साइन अल्फा. सेम फॉर्मूला आ गई, ठीक है. तो अगर x हुआ तो इस तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा. अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट इसी में बताता हूं कि एक ना चीज लिखा है यहाँ पे x, और x का मतलब बताया था क्या होता है, एरर इन लीनियर मेजरमेंट, और इसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ. मतलब कि इनकरेक्ट लेंथ होने से कितने का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है. सो अब इस बात को ऐसे समझो, आपने जब चेन सर्विस स्टार्ट किया था ना, तो एक चीज पढ़ा था एक्यूरेसी, या फिर उसको ऐसे याद रखो, आपने पढ़ा था चेक लाइन. आई गेस यू रिमेंबर द चेक लाइन. ठीक है, चेक लाइन. Check line is any line which is used to check the accuracy of survey work. किसी भी सर्वे लाइन को आप एक्यूरेसी चेक करते हो, तो आप जिस लाइन का यूज करोगे एक्यूरेसी को चेक करने में, उसको बोल देंगे चेक लाइन. और उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था क्या, 1 in r. 1 in r रिप्रेजेंट करते थे 1 in, जो भी एक एग्जांपल हमने बताया था 1 in 100. इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मीटर का मेजरमेंट लोगे तो 1 मीटर की एरर आ जाएगी. मतलब कि 100 मीटर का मेजरमेंट लिया तो 1 मीटर का एरर. सो दैट इज बेसिकली द एक्यूरेसी. यही तो है एक्यूरेसी. अब जो हमने बताया ना, उसी चीज को यहां पे देखो कि अब एक छोटा सा एग्जांपल देखो. मान लो कि एक्यूरेसी है, समझिएगा ध्यान से, इफ एक्यूरेसी इज 1 in r, दैट मीन्स इफ यू टेक द मेजरमेंट ऑफ r मीटर, you will get the error of 1 meter. Keep in mind, if you have accuracy as 1 in r, that means by taking the measurement of r meter, you will have an error of 1 meter. So now if you will take the measurement of 1 meter, then how much is the error? 1 by r. And if you take the measurement of L meter, then what is the error? L into 1 by r, which is L by r. तो कई बार x की वैल्यू, जो x है ना यहाँ पे एरर इन लीनियर मेजरमेंट, वो डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसका हिंट रहेगा एक्यूरेसी के टर्म्स में. तो आप बता दो, एक्यूरेसी अगर दिया हुआ है 1 in r, तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट अगर मान लो L है और एक्यूरेसी है 1 in r, तो उसको यूज करते हुए हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई व्हाट इज द एरर इन लीनियर मेजरमेंट. ठीक है, x की वैल्यू 1 by r into L, that is L by r. So this point also you can write in a note. So यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिखाता हूं. नोट, if accuracy is 1 in r, then इसका मतलब तो जानते हो, then I can write, ठीक है, error in linear measurement 1 in r for measurement of L meter offset. अगर ऑफसेट L मीटर की मेजरमेंट की जा रही है 1 in r एक्यूरेसी से, if accuracy is 1 in r for measurement of L meter offset, then I can write, अगर ऐसा हुआ तो उस केस में can I write this value of x कितना, तो 1 मीटर, r मीटर का मेजरमेंट, 1 मीटर का एरर, 1 मीटर का मेजरमेंट 1 by r एरर, L मीटर का मेजरमेंट L by r एरर. So this is L by
आर। तो ये यहाँ पे ये जो देख रहे हो L बाई आर, यही हमारा कंसर्न है जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो कई बार ना एक्यूरेसी दिया रहेगा और x की वैल्यू नहीं रहेगी, तो आप इस तरीके से उसको वर्कआउट करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक लिमिटिंग लेंथ यहाँ पे खत्म हुआ। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। तो मैं इसको एक्सटेंड करते हुए अब इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले जो बोर्ड पर लिखा है उसको अच्छी तरीके से आप पॉज कर लेना वीडियो को और लिख लेना। डू इट नाउ। सो नाउ अब लिमिटिंग लेंथ तो आपको समझ में आ गया। अब उसको यूज करते हुए कुछ मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता हूं। वर्कबुक ओपन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 जो कि पेज नंबर 63 पे है, दोनों को अटेम्प्ट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और खुद से अटेम्प्ट करना पहले इस क्वेश्चन को। सो मैं लिख दे रहा हूं पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, पहले खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद वीडियो प्ले करना आप। ठीक है, देखो मैं सॉल्व करता हूं अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में स्केल दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में स्केल मालूम है। स्केल कितना दिया है भाई? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 60 मीटर। तो एस की वैल्यू मिल गई ना आपको 60। ठीक है, और लिखा है अबव केसेस फाइंड आउट द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट इफ द मैक्सिमम एरर अलाउड इन लेइंग डायरेक्शन। अल्फा की वैल्यू कितनी? 6 डिग्री। तो बताओ एल की वैल्यू क्या लिखोगे आप? ये रिलेशन याद होगा आपको, दिस इज 0.025s होल डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। ठीक है, सो आई कैन राइट इसकी वैल्यू जो बन जाएगी इट इज 0.025 और एस की वैल्यू 60 एंड होल डिवाइडेड बाई साइन 6 डिग्री। सो इसको सॉल्व कर लो। 0.025 into 60 divided by sine 6 degree. This is 14.35 meter. 14.35 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्वे है जिसमें डिग्री ऑफ प्रेसिजन ऐसा रखा गया कि अल्फा 6 डिग्री तक है और स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल 60, इसमें आप मैक्सिमम लेंथ जो आप अलाउड है लेने के लिए ऑफसेट के लिए वो है 14.35 मीटर। इसका मतलब कि आप इस वैल्यू को एक्सीड नहीं करेंगे व्हाइल डूइंग द सर्वे फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑफसेट। ठीक है, जैसे ये निकाला फर्स्ट केस में, इसी 28 का ही सेकंड पार्ट भी देख लो एक बार। सेकंड पार्ट, और इस सेकंड पार्ट में क्या है? इसका स्केल दिया हुआ है s इज 5 मीटर और इसमें भी है अल्फा इक्वल टू 6 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे l की वैल्यू सिमिलर वे में निकाल लेंगे। कितना लिखोगे? दिस इज 0.0, इट इज 0.025, s की वैल्यू 5 होल डिवाइडेड बाई साइन 6 डिग्री एंड दिस आई कैन राइट, इसकी वैल्यू देख लो कितनी है, 0.025 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई साइन 6 डिग्री एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1.195 मीटर। मतलब इस वाले सर्वे में सिर्फ 1.195 मीटर के लिए ही आप अलाउड हैं ऑफसेट लेने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने 28 में सॉल्व किया वैसे ही 29 में भी देख लेंगे। तो पहले देखते हैं 29 में क्या पूछा गया है। सी क्वेश्चन नंबर 29, देखो क्या लिखा है। इफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन ऑफसेट अलाउड, अब पहले ही लिख रखा है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट अलाउड इज 20, तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट अलाउड इज 20, मतलब ये लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट डायरेक्टली आपको मिल गई है। सो एल की वैल्यू इज गिवन 20 मीटर। फिर लिखा है मैक्सिमम एरर अलाउड इन लेंथ मेजरमेंट। अच्छा, लेंथ मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर कितना है? 25 सेंटीमीटर है। इसको कितना लिखेंगे? 0.25 मीटर। ठीक है, एंड स्केल ऑफ ड्राइंग इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50। तो एस की वैल्यू आ गई 50। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एरर दैट कैन बी अलाउड इन लेइंग डायरेक्शन? आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है। सो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है। तो करना कुछ नहीं है भाई, एल जब मालूम है और ये सब भी मालूम है तो सीधा फार्मूला अप्लाई कर दो, यहीं से निकल जाएगी। सो लेट मी रिमाइंड यू द फार्मूला, एल इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा रूट ऑफ 0.025s होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो थी। सो यहाँ पे पुट कर दो। एल की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा, निकालना है साइन,
और ये जो वैल्यू आ जाएगी इट इज 0.025, एस की वैल्यू कितनी है 50 होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 0.25, इट इज 0.25 स्क्वायर। तो आप बता दो अल्फा की वैल्यू कितना लिखेंगे। सो वी कैन वर्क आउट एंड वी कैन राइट रूट ऑफ 0.025 multiplied by 50 whole square minus 0.25 square, ठीक है, this divided by 20, ठीक है, एंड साइन इनवर्स आंसर इसकी वैल्यू आ रही है 3.51 डिग्री, डिग्री मिनट सेकंड्स में 3 डिग्री 30 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स। सो दिस इज बेसिकली 3 डिग्री 30 मिनट्स 40 सेकंड्स आ रही है, ठीक है। आप देख लो इस तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो लिमिटिंग लेंथ चूंकि आप पढ़ चुके हो तो ये सब काफ़ी आसान अब आपको लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब इसी में एक लेवल ऊपर चलते हैं और एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको जरा ध्यान से सोच करके सॉल्व करना। सो आई विल गिव यू क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 29 तो हो गया। अभी देखो इस कन्वेंशन का लिस्ट में देखोगे ना तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। देखो अब 24 कर लिया हमने, 25 कर लिया, 26 कर लिया, 27, 28, 29 ये सब हो चुका है। क्वेश्चन नंबर, अब यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। लेकिन 23 जाने से पहले एक काम करो कि एनडीटी जो है न्यूमेरिकल डेटा टाइप वर्कबुक में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23 ये तीनों ही सॉल्व करो। आप तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए बोलूंगा 21 से। ये लिस्ट काउंट पूछा गया, जो कि आपने वर्नियर स्केल पढ़ रखा है तो ये लिस्ट काउंट काफी आसानी से आप रिजॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व कर लो अभी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करो, उसके बाद 22 फिर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, इन अ डायरेक्ट वर्नियर 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो आप बता दो n की वैल्यू तो वर्नियर पे देखी जाती है, वो 10 हो गई। साथ में ये लिखा है द लीस्ट काउंट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर कैलकुलेट करना है और लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल दिया हुआ कितना 1 mm। तो आप तो जानते हो ना लीस्ट काउंट का फार्मूला, पढ़ा तो था आपने, क्या होता है s by n। सो आई कैन राइट दिस इज s by n, s हो जाएगी 1 mm डिवाइड बाई 10 एंड दैट इज गोइंग टू बी 0.1 mm। मतलब कि इस वर्नियर के थ्रू आप 1 mm का 10वां हिस्सा भी मेजर कर पाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। इसमें क्वेश्चन लिखा है रेट्रोग्रेड वर्नियर के लिए बोला है और यहाँ पे कितना है 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब 11s इज इक्वल टू 10v। यहाँ पे मैं पूछूं n की वैल्यू किस पे ली जाती है, वर्नियर पे, और यहाँ भी कितनी हो जाएगी 10। और साथ में लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल दिया हुआ है, कितना लिखा है द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 mm। तो s की वैल्यू हो जाएगी 1 mm। तो आप खुद बता दो यहाँ पे जो वर्नियर की लीस्ट काउंट होगी वो कितना लिखना चाहिए हमें। फॉर्मूला सेम ही था रेट्रोग्रेड में भी, आपको याद होगा s by n। सो यहाँ पे भी हो जाएगी 1 mm by 10, दिस इज इक्वल टू 0.1 mm इज द लीस्ट काउंट, 1 mm का 10वां हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 21, 22 हो गया है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट का है, दैट इज 23। इसको सॉल्व करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को पूरा खुद से पढ़ना, समझना, खुद से अटेम्प्ट करो, आंसर निकालो। एक बार नहीं बने दोबारा भी सॉल्व करो, ठीक है। ये काफी अच्छा, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे ना तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको पहले आप। सो आई होप कि आपने अटेम्प्ट किया होगा और आपने सॉल्व कर लिया होगा अब तक, ठीक है। सो एन ऑफसेट इज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 in 100। अब बताओ एक्यूरेसी लिखा है, सो आप बता दो एक्यूरेसी गिवन इन द क्वेश्चन कितना है भाई 1 in 100 एक्यूरेसी दिया हुआ है। स्केल दिया हुआ है, स्केल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, तो s की वैल्यू s हो गई 10 हो गई। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ। आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आ चुका होगा। अब
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ, कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी है, ठीक है, लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ एंड दैट ड्यू टू इनकरेक्ट डायरेक्शंस आर इक्वल। लेंथ के कारण जो डिस्प्लेसमेंट आती है वो x है और इनकरेक्ट डायरेक्शन अल्फा के कारण जो डिस्प्लेसमेंट आती है वो होती है एल साइन अल्फा। अब ये दोनों डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्वेश्चन कहता है कि इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं क्या, x इज इक्वल टू एल साइन अल्फा, ठीक है, ये एज पर क्वेश्चन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, एज पर क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। देन कैलकुलेट द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, तो बेसिकली आपको एल की वैल्यू चाहिए, लेकिन एक चीज और लिखता है क्वेश्चन में जो आप देख सकते हो, यहां पे लिखा क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑन ड्राइंग शीट शुड बी लिमिटेड टू 0.02 सेंटीमीटर। अब ना एक मिनट के लिए रुकता हूं मैं, इस क्वेश्चन के अंदर ना काफी सारे साजिश हैं। पहला तो आपको यह समझना चाहिए कि सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, एक्यूरेसी दे दिया है, एक्यूरेसी के साथ कैसे वर्कआउट करते हैं वो आपको बता चुका हूं मैं, तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी साजिश ये है कि इसमें इनकरेक्ट लेंथ और इनकरेक्ट डायरेक्शंस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों को इक्वल करके दिया हुआ है। तीसरा ये है कि एक ब्रैकेट में स्टेटमेंट लिखता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑन ड्राइंग शीट शुड बी लिमिटेड टू 0.02। अब ड्राइंग शीट पे जो है वो 0.02 सेंटीमीटर है। मैं पूछूं इसके बारे में कि ये जो 0.02 सेंटीमीटर है, आप बताओ ये क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए वही डिस्प्लेसमेंट है जो कि एरर पेपर पे होती थी, कितनी, 0.025 सेंटीमीटर, उन्होंने उसको बदल दिया है और लिखा है 0.02। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए एरर ऑन पेपर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.02 सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। यहां पे फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे, फार्मूला अप्लाई करोगे गलत कर दोगे आप, क्योंकि यहां पे डेरिवेशन के अंदर चेंजेस ला दिया इन्होंने क्या किया, जो आप लिमिट जनरली बुक्स में पढ़ते हो, जो अभी आपने पढ़ा 0.025, इन्होंने उसको बदल दिया है, तो आपका रिलेशन भी बदल गया है। रिलेशन वही रहेगा जहां पे आपने इस वैल्यू को यूज किया था ना, बेसिकली 0.025, वहां उस जगह पे आपको 0.02 यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको और भी बेसिक से लेके चलता हूं, तो इसको सॉल्व करेंगे अब, और उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। आप बता दो, कैन आई राइट, इसका मीनिंग एक्यूरेसी का मतलब क्या है, 1 मीटर एरर इन 100 मीटर मेजरमेंट, यही था ना, ठीक है। सो 1 मीटर में कितना एरर हो जाएगा, 1/100। तो आप बता दो, अब यहीं पे मैं पूछूं कि L मीटर में कितना, सो आई कैन राइट एरर इन लीनियर मेजरमेंट, x इज इक्वल टू कितनी होती है, L/R। अभी आपने नोट में लिखा था ना, ठीक है, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, L/100, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वी विल राइट व्हाट इज द नेट एरर। नेट एरर, डू यू रिमेंबर कि नेट एरर में क्या करते थे हम लोग, नेट एरर में क्या करते थे, x स्क्वायर प्लस L साइन अल्फा होल स्क्वायर का अंडर रूट। वो राइट एंगल ट्रायंगल याद होगी आपको, उसमें बेस और जो परपेंडिकुलर है उन दोनों की वैल्यू इन्होंने सेम बोला है। जनरली हम लोग अलग अलग लिखे करते हैं, तो वो आपने अलग अलग से पढ़ रखा है, अब उसको सेम ले लो और उसके हिसाब से पहले नेट एरर की वैल्यू में लिख देता हूं कि कितनी होती है। जो आपने पढ़ रखा है वो थी x स्क्वायर प्लस L साइन अल्फा होल स्क्वायर, यही थी ना। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि x की वैल्यू L साइन अल्फा के बराबर है, तो मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं क्या कि नेट एरर, नाउ इट कैन बी रिटन एज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, विच आई कैन राइट, ये नेट एरर कहां पे है, ऑन ग्राउंड है, ध्यान रहे, क्योंकि स्केल से डिवाइड करेंगे तो पेपर का आएगा, तो ये कहां है, ऑन ग्राउंड, ठीक है। अब दिस इज बेसिकली x रूट 2, यही आ जाएगी क्या, ठीक है, x रूट 2 आ गई। सो अब यहां पे इसको और सिंप्लीफाई करो, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, x की जगह पे L/100, सो आई कैन राइट L इंटू रूट 2 अपॉन 100, ठीक है, ध्यान रखना ये इसकी वैल्यू आई है। सो आई कैन राइट व्हाट इज द नेट एरर ऑन पेपर, नेट एरर ऑन पेपर इज इक्वल टू एरर ऑन ग्राउंड डिवाइडेड बाय स्केल। तो ये कितनी हो जाएगी, L रूट 2 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय S,
ठीक है, यही वो नेट एरर है सेंटीमीटर में जिसकी वैल्यू मैक्सिमम एरर से कम होनी चाहिए, मतलब उससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। आप बताओ कितना लिखूं मैं, कितना लिखते हैं जनरली 0.025। इस क्वेश्चन में कितना बोला है 0.02, तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा 0.02। अब इसी को न्यूमेरिकली सॉल्व करो तो आई कैन राइट द अननोन डेटा इज L ओनली, ये हो जाएगा √2/100 एंड होल डिवाइडेड बाई स्केल कितना दिया हुआ था 10, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.02। तो आप बता दो कि L की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना लिखेंगे 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई √2/100। ठीक है, सॉल्व कर लो। सो दिस वैल्यू आई कैन राइट 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 whole divided by this is √2/100. So this value exactly coming as कि L should not be more than 14.14 मीटर। इसका मतलब कि लिमिटिंग लेंथ ऑफ कितनी हो जाएगी 14.14 मीटर इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया। सो फाइनल आंसर इसका है 14.14 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग लेंथ इस क्वेश्चन के थ्रू अच्छी तरीके से आपको ग्रिप हो गया होगा अब तक। ठीक है, ये चैप्टर के कन्वेंशनल पार्ट खत्म, न्यूमेरिकल डेटा टाइप खत्म और काफी सारे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने किए वो भी खत्म। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आप जो पहली क्लास में लिखे होंगे ना सीक्वेंस, उसमें देखो तीसरे नंबर पर लिखा है आपने कंपास सर्वे। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कंपास सर्वे, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस नाउ। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज कंपास सर्वे। आपको याद होगा ना कि सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि चेन सर्वे में ऑब्जेक्टिव होता है लीनियर मेजरमेंट का, डिस्टेंस का हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। उसी तरीके से जब कंपास सर्वे की बात करते हैं तो हम लोग मेजरमेंट करते हैं बियरिंग्स का, जो कि एंगल होती है। देखिए चैप्टर 3 कंपास सर्वे। देखो कंपास सर्वे में सबसे पहले तो नाम से भी क्लियर हो रहा है कि आप इंस्ट्रूमेंट यूज करने जा रहे हो कंपास। इस सर्वे के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मेजरमेंट करना बियरिंग्स का। अब ये बियरिंग्स क्या है ये जानने से पहले ये समझो कि एंगल, सर्वे में जो एंगल यूज होती है वो दो अलग अलग एंगल है। एक है हॉरिजॉन्टल एंगल, दूसरी है वर्टिकल एंगल। देखो प्लेन काफी क्लियर है ना, मैं पूछूं कि ये वाला कौन सा प्लेन है तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो एंगल मेजर करते हो ये हो जाती है हॉरिजॉन्टल एंगल लाइक दिस। फिर मैं पूछूं ये वाला कौन सा प्लेन है दिस, तो आप बोलोगे वर्टिकल प्लेन, और इस प्लेन पे जो एंगल मेजर होगी उसको क्या बोलेंगे वर्टिकल एंगल। सिंपल। अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर कंपास सर्वे, ये एक हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट है जिसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल हम लोग मेजर करते हैं। आप ये भी समझो कि हॉरिजॉन्टल एंगल के मेजरमेंट के लिए हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट है कंपास। कंपास होते हैं दो टाइप के, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं सेक्सेंट एक इंस्ट्रूमेंट होती है उससे, और थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू भी। ठीक है, अब ये कंपास सर्वे है तो इसका जो मेन कोर इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वो है कंपास खुद। तो कंपास का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले कंपास का यूज किस लिए करते हैं ये समझ लो आप, वो है बेयरिंग। तो मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के थ्रू शुरू करता हूँ। जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो ना कंपास सर्वे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ईएस, गेट, पीएसयू और एनी अदर एग्जामिनेशन। सो ये चैप्टर कंपास सर्वे, ट्रैवर्स, लेवलिंग से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब यहां से सबसे पहला मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझाता चलूंगा। और सबसे पहला टर्म है बियरिंग्स। क्या है ये बियरिंग, उसको समझिए। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी।
important terminology, and the first term is bearings. bearings. अब ये bearings क्या है, पहले ये समझो कि bearings है क्या. Bearing is basically the horizontal angle measured with respect to a fixed reference. मतलब कि देखो हॉरिजॉन्टल एंगल आप किसी के बीच में किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हो. जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपके पास में कोई भी दो पॉइंट सोच लो, आप हॉरिजॉन्टली दो पॉइंट है, जैसे मान लो इधर एक पॉइंट है और इधर एक पॉइंट है. एक रेंजिंग रॉड मैंने वहां स्टैंड किया, एक रेंजिंग रॉड मैंने यहां स्टैंड किया और एक कंपास यहां रखा है. तो उस कंपास से मैं सबसे पहले इसका इस पर्टिकुलर से टारगेट करूंगा, रेफरेंस माना और वहां से मेजर करते हुए यहां तक मेजर किया. तो ये वाली जो एंगल है ना, यहां से लेकर के ये वाली एंगल, ये हॉरिजॉन्टल एंगल कहला गई क्योंकि ये प्लेन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल है. लेकिन ये बियरिंग नहीं है. अब समझो, हॉरिजॉन्टल एंगल तो एंगल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एंगल का ही एक स्पेशल फॉर्म बियरिंग कहलाती है, जिसमें रेफरेंस को फिक्स कर दिया जाता है और वो रेफरेंस हमारी मेरिडियन लाइन होती है. मेरिडियन क्या है? अगर आपने कंपास देखा है तो आप जानते हो उसमें एक नीडल होती है जो नॉर्थ साउथ शो करती है. तो वो जो लाइन ऑफ एक्शन है, नीडल वाली लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन किसी भी कंपास के अंदर जो नीडल है, वो नीडल एक्चुअली नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करती है. तो जो लाइन ऑफ एक्शन है नॉर्थ साउथ, वो हमारी फिक्स्ड रेफरेंस है और उसके रेस्पेक्ट में किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट के लिए आप, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में आप देखते हो, तो बस इतना समझ लो कि विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड मेरिडियन, मेरिडियन का मतलब नॉर्थ साउथ लाइन, जो फिक्स्ड मेरिडियन है नॉर्थ साउथ वाली, उसके रेस्पेक्ट में अगर किसी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर लिया जाए तो उस हॉरिजॉन्टल एंगल को बियरिंग कहते हैं. तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि हॉरिजॉन्टल एंगल measured with respect to a fixed meridian is known as the bearing. ठीक है, bearing का मेजरमेंट हमेशा ही किसी मेरिडियन से किया जाता है. अब यहां पे देखो, I can write horizontal angle measured with respect to मेरिडियन लाइन. मेरिडियन लाइन का मतलब क्या समझेंगे? नॉर्थ साउथ लाइन इज कॉल्ड बियरिंग. हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मेरिडियन लाइन इज कॉल्ड बियरिंग. अब यहीं पे समझो कि मेरिडियन दो टाइप के होते हैं. एक होती है ट्रू मेरिडियन और एक होती है मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, और इसीलिए बियरिंग भी दो टाइप के बनते हैं. एक होती है ट्रू बियरिंग, एक होती है मैग्नेटिक बियरिंग. अब इस बात को समझ लो, मैंने अभी आपको यह बताया कि बियरिंग का मतलब क्या है, बियरिंग किसे कहते हैं. तो भाई मेरिडियन से किसी भी पॉइंट के लिए जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करोगे उसको आप कह दोगे बियरिंग. अब इसी के बेसिस पे मेरिडियन का जो टाइप है, अगर वो ट्रू है तो ट्रू बियरिंग, अगर वो मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक बियरिंग. लेकिन आगे जो मैं ट्रू और मैग्नेटिक समझाने जा रहा हूं उसका जिक्र थोड़ा बाद में करते हैं. पहले बियरिंग को अच्छी तरीके से समझ लो, फिर बाद में उसमें ट्रू लगा लेना या फिर आप मैग्नेटिक लगा लेना. ठीक है, वो कॉन्सेप्ट उससे आ जाएगा जो कि अगला डिस्कशन होगा हमारा. तो मैं जो अभी समझा रहा हूं वो बियरिंग समझोगे क्या है. हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द मेरिडियन लाइन दैट इज नॉर्थ साउथ लाइन इज कॉल्ड एज द बियरिंग. अब इसी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, तो बियरिंग मेजर करने के लिए यहां देखो, एक हमने डायग्राम दिखाया है. ठीक है, उस डायग्राम को समझो पहले. ये है मेरिडियन लाइन जो कि नॉर्थ साउथ है, और ये है उसी का ट्रांसवर्स लाइन जो कि ईस्ट वेस्ट है, और ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. अच्छे से समझ लो. आप देखो डायग्राम जो मैं बना रहा हूं ना, हमारा बोर्ड जिस पे आप पढ़ रहे हो ये वर्टिकल है, लेकिन जो डायग्राम बना रहा हूं उसको हॉरिजॉन्टल ही समझना. मतलब क्या है कि ये आप अभी जो देख रहे हो ना, ठीक है, वो ऐसा है, लेकिन ये रियल में ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं है, वर्टिकल नहीं है, वो ऐसा है हॉरिजॉन्टल. कंपास ऐसे रखोगे ना, कंपास, ठीक है, तो कंपास में यू हैव नॉर्थ साउथ लाइन, तो वो हॉरिजॉन्टल, मतलब ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है. ये प्लेन ऐसे मत समझ लेना, वो ऐसे है ना. अब इसके रेस्पेक्ट में जैसे मान लो कि ये है ओरिजिन, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोई एक पॉइंट मान लीजिए कि ये है पॉइंट पी. तो मैं बोलूं कि पॉइंट पी जो यहां रिप्रेजेंट किया, अगर मैं बोलूं कि पॉइंट पी की बियरिंग क्या है, तो आप बोलोगे पी की बियरिंग निकालने के लिए ये ओ स्टेशन जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मैं पहले इस लाइन ऑफ एक्शन को कनेक्ट करता हूं. ठीक है,
तो ये कनेक्ट किया तो एक लाइन ऑफ एक्शन मिला ओपी, और मेरिडियन लाइन कौन सा है, तो ये नॉर्थ साउथ लाइन ही हमारा मेरिडियन लाइन है। सो दिस यू कैन सी दिस इज मेरिडियन लाइन, ये कहलाएगी मेरिडियन। और मेरिडियन के रेस्पेक्ट में किसी लाइन के लिए हॉरिजॉन्टल एंगल जो मेजर करोगे यही हमारी बियरिंग कहलाती है। ये एंगल हमारी बियरिंग्स है। तो मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ओपी लाइन की बियरिंग क्या होगी, तो ये जो एंगल बन के आएगी वही हमारी ओपी की बियरिंग है। तो आपको समझ में आएगा कि बियरिंग का मतलब क्या है। इट इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू अ मेरिडियन लाइन व्हिच इज नॉर्थ साउथ लाइन, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में जो भी आई ये हमारी बियरिंग कहला जाएगी। अब क्या है कि बियरिंग को मेजर करने का हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट कंपास ही है। कंपास के दो टाइप हैं, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास। और जो बियरिंग मेजर करके रिप्रेजेंट की जाती है ना, मतलब बियरिंग आप लिखोगे ना कितनी भी एंगल होगी, मतलब ये वाला थीटा एंगल आपने लिखा कि बियरिंग है, तो उस थीटा को रिप्रेजेंट भी तो करोगे आप, ठीक है। कैसे, तो उसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग। अब लिखने का भी दो तरीका, मतलब कि आप बियरिंग को दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हो पेपर में। एक को कहते हैं होल सर्कल बियरिंग दैट इज WCB, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग दैट इज QSB, होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग। सो अब मैं उसका डिस्कशन करता हूं कि यहीं पे जो दो अलग अलग टाइप के बियरिंग्स है कि सिस्टम ऑफ बियरिंग्स क्या है, वी विल सी दैट, ठीक है। तो आप पहले इसको लिख लो जो हमने यहां पे बोर्ड पे बना रखा है, कंप्लीट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट है, देखो इसमें सिस्टम ऑफ बियरिंग्स। सबसे पहला है होल सर्कल बियरिंग, ठीक है। दैट इज WCB, होल सर्कल बियरिंग इज WCB। इसका कुछ रूल होता है लिखने का, जब भी आप WCB लिखोगे ना, सो वी हैव अ रूल। क्या रूल है उसको यहां देखो, कुछ पॉइंट्स लिखता हूं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कि इसकी रेफरेंस लाइन, जब भी रेफरेंस की बात करोगे ना, ऑलवेज नॉर्थ, ऑलवेज नॉर्थ। दूसरा, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्लॉकवाइज, ठीक है। इसकी लिमिट 0 से लेकर के 360 डिग्री तक, ठीक है। नॉर्थ से ही लेना है, क्लॉकवाइज ही लेना है, और लिमिट क्या है 0 से 360। तो अब इसको दिखाता हूं कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहां पे एक डायग्राम में देखिए। जैसे मान लो कि ये है मेरिडियन लाइन नॉर्थ साउथ, और ये है उसका क्रॉस डायरेक्शन दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट, और ये है इसका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो मैं यहां से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मैंने कुछ लाइंस दिखाए हैं, और इस लाइंस में आई विल शो यू द डायरेक्शन। सो मान लीजिए कि ये पॉइंट है A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। अब मैं बियरिंग दिखाऊं तो आप यहीं पे देखते चले जाओ कि ये बियरिंग जो हमने A के लिए लिखा, उसका हमने रेफरेंस कहां लिया, नॉर्थ लाइन। डायरेक्शन क्या लिया, क्लॉकवाइज, और ये वाली एंगल थीटा A इस लाइन OA की बियरिंग है। लेकिन वहीं पे अगर मैं B के लिए देखूं तो ये है दिस वन, थीटा B इज द बियरिंग ऑफ लाइन OB। सिमिलरली अगर मैं यहां से बियरिंग देखूं नेक्स्ट के लिए, सो ये जो देख रहे हो दिस इज थीटा C इज द बियरिंग फॉर लाइन OC, और सिमिलरली दिस बियरिंग, दिस वन इज द थीटा D बियरिंग फॉर D। तो आप देखो थीटा A बियरिंग फॉर A, फिर थीटा B, थीटा C, थीटा। अब इन चारों में एक चीज कॉमन देखो कि रेफरेंस सबका नॉर्थ है और डायरेक्शन सबका क्लॉकवाइज ही है, और लिमिट कहां से कहां तक लाई कर रही है आपको समझ में तो ऑलरेडी आ गई होगी। तो अब जो डायरेक्शन है ना हमारा, मतलब कि जो होल सर्कल बियरिंग में डायरेक्शन है मेजरमेंट का, इसी डायरेक्शन के बेसिस पे, ये जो डायरेक्शन देख रहे हो आप, इसी डायरेक्शन के बेसिस पे क्वाड्रेंट्स की काउंटिंग होती है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द second quadrant, this is the third quadrant and this one is the
फोर्थ क्वाड्रेंट। ये अगर 0 से स्टार्ट किया ना तो ये यहाँ पे 90 डिग्री, ये यहाँ पे 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री और यहाँ पे वापस ये 360 डिग्री आ जाएगी। तो ये यही डायरेक्शन है क्वाड्रेंट का। तो अगर मैं बोलूंगा ना सेकंड क्वाड्रेंट तो आपको ये समझना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये समझना है। ये बताना इसलिए भी जरूरी है ना क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो उसमें डायरेक्शन अलग होता है। आप जानते हो कि एक्स को रेफरेंस मानते हो और एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज में होता है, तो आप उसी हिसाब से क्वाड्रेंट भी देखते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, क्या, क्लॉकवाइज में, ठीक है, ये रूल है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे एक फायदा क्या है ना कि इस टाइप के बियरिंग्स में अगर सिर्फ बियरिंग की वैल्यू दी जाए ना तो आपको डायरेक्शन का भी आइडिया, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, 190 डिग्री बोला, क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि वो कौन सी क्वाड्रेंट में है? मैंने सिर्फ 190 बोला तो आप बोलोगे वो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। दो क्वाड्रेंट वो साउथ वेस्ट है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। 190 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आप देखो यहाँ पे, यहां से 90, यहां से 180 और 190 इन दोनों के बीच में आ गई, तो वो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट हो गई, क्वाड्रेंट 3। तो कोई भी वैल्यू अगर बताई जाए ना तो उसका क्वाड्रेंट का आइडिया, मतलब मैग्नीट्यूड इटसेल्फ इज सफिशिएंट एनफ टू लेट यू नो द डायरेक्शन ऑफ द लाइन आल्सो। So the main advantage of WCB is that in this type of the system, you can represent the direction as well as magnitude only by writing the magnitude because we have a fixed direction of measurement itself. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब नेक्स्ट, we have second one, इसको बोलते हैं quadrantal system of bearing, quadrantal system of bearing, दैट इज QSB। आई होप कि आपको इसके नाम से ये तो समझ में आ गया होगा कि ये क्वाड्रेंट बाय क्वाड्रेंट मेजरमेंट होती है। तो इसका भी कुछ रूल्स मैं लिख देता हूं। सबसे पहला रूल है कि रेफरेंस, जब भी इसकी रेफरेंस की बात करेंगे तो इट कैन बी नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ दोनों में से कुछ भी हो सकती है, विच एवर इज नियर बाई, जो भी नजदीक हो। दूसरा, इसके डायरेक्शन की बात करो तो इसका डायरेक्शन इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें अगर लिमिट की बात करो तो ये हो जाएगी 0 से 90 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रेंट बाय क्वाड्रेंट चलती है। अब बात करते हैं कि हमने यहां पे एक डायरेक्शन दिखाया है, दिस वन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो वो मैं आपको इस डायरेक्शन के थ्रू समझाता हूं। सो मान लो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। यहां पे ये जो पॉइंट देख रहे हो, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैं पूछूं कि भाई एक लाइन है OA लाइन, तो यहां देखो ये है OA लाइन। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पे OB लाइन, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पे OC लाइन और ये है OD लाइन। तो मैं पूछूं कौन किसके नजदीक है, ये तो आइडेंटिफाई करना काफी आसान है। तो आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो OA लाइन है वो नॉर्थ के नजदीक हो या साउथ के? नॉर्थ के। तो हम लोग इस वाले बियरिंग की बात करेंगे, ये वाला वैल्यू। मान लो ये θ1 है, तो ये हमारी बियरिंग θ1 है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको मैग्नीट्यूड तो बताना ही है, साथ में ये भी बताना है कि कौन से वाले साइड से किधर की तरफ मेजरमेंट कर रहे हो। तो आप इस लाइन का डायरेक्शन देखो। पहले आप यहां पे देखो, θA का मेजरमेंट के लिए रेफरेंस कौन बनी है? ठीक है, आप बोलोगे नॉर्थ, ठीक है। किसकी तरफ बनी है? तो आप बोलोगे ईस्ट, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना एंगल? θ1। सो आई विल राइट द बियरिंग एज नॉर्थ θ1 ईस्ट इज द बियरिंग। सो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ θ1 एंगल आप मेजर करते हो। सिमिलरली अगर वही चीज मैं यहां पे देखूं साउथ के लिए, तो ये है B, और B के लिए अगर मैं पूछूं कि एंगल कितनी है, तो आप बोलोगे साउथ से ईस्ट की तरफ, क्योंकि हमारा नजदीक कौन है? साउथ। तो आप यहां पे साउथ से ईस्ट की तरफ ये वाली वैल्यू है θB। सो आई कैन राइट दिस इज साउथ θB ईस्ट इज द बियरिंग। ठीक है। सिमिलरली अब अगर इसमें आते हैं तो आप बताओ फिर से नजदीक कौन है? तो आप बोलोगे साउथ, तो ये यहां पे साउथ। सो दिस इज θ3, यहां पे 1 2 कर लेते हैं, दिस इज 2 और यहां पे कर लिया हमने 2। ठीक है, तो आप बता दो यहां पे अब डायरेक्शन क्या है? रेफरेंस हमेशा अब यहाँ पे उल्टा नहीं लेना है, वो W की तरफ से नहीं जाना है। कहीं भी जाना है ना तो हमेशा मेरिडियन वाला साइड पकड़ना है आपको, नॉर्थ साउथ ही होता है वो। ठीक है, तो मेरिडियन क्या है? नजदीक में साउथ, और किधर की तरफ? वेस्ट। सो आई विल राइट दिस एज साउथ θ3
वेस्ट, ठीक है। और सिमिलरली मैं बोलूं कि ये वाली जो बियरिंग है दिस इज थीटा डी, तो मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? सो दिस आई कैन राइट नॉर्थ थीटा डी और थीटा 4 कर लो, सॉरी थीटा 4, सो नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट, इस तरीके से बियरिंग्स को लिख सकते हैं। सो आप देखो अभी आपको ना इन दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि कहां कहां पे डिफरेंस है। तो जो भी अभी हमने आपको बोर्ड पे दिखाया ये आपको ऑलरेडी सारे आइडियाज को क्लियर करता है कि किस डायरेक्शन में कितनी एंगल हमें लेनी चाहिए, ठीक है। सो अब अगर कन्वर्जन की बात करूं ना तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और आप खुद सोचना है कन्वर्जन, मैं बोलूं 120 डिग्री, तो नाम सुनकर के ही आपको तो पहले यह समझना चाहिए 120 डिग्री कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये भाई 120 डिग्री, तो पहले तो ये बताओ कौन सा सिस्टम में है ये बेयरिंग। तो आप बोलोगे WCB, क्योंकि 90 से ग्रेटर है और ना ही इसमें कोई डायरेक्शन दिखाया गया है, तो ये तो WCB है। मैं बोलूं कन्वर्ट करो इसको QSB में, तो आप बताओ डायरेक्शन कौन सी हुई? तो आप बोलोगे 120 का मतलब 90 से ग्रेटर 180 से लेस, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। और 120 है तो उसको देखो साउथ से कितनी बनेगी वो लाइन, तो आप बोलोगे 180 माइनस 120 इट्स 60 डिग्री। किधर से किधर? साउथ से ईस्ट। सो मैं 120 डिग्री को ऐसा लिख सकता हूं साउथ 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट। तो आप WCB से QSB और QSB से WCB कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कन्वर्जन को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ज्यादातर क्वेश्चन में आपको QSB मिलेगा और आप उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए क्या करना, उस QSB को कन्वर्ट करके WCB में ले आना, ठीक है। ऐसा करने से आपके मिस्टेक करने के चांसेस कम हो जाएंगे। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया अभी कि आपको कभी भी क्वेश्चन अगर QSB मिलता है तो आप उसको WCB में करके सॉल्व करोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ज्यादा फास्ट करोगे और कम समय में करोगे सॉल्व उसे, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। सो ये जो टेक्निक है ना इसको अडॉप्ट कीजिए आप कंपास सर्वे में और अगला चैप्टर ट्रैवर्स में भी, ठीक है। तो इससे आप अपने मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे, जो कि अभी आगे भी मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो कराऊंगा। ये टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा था मैं आपको, आपने देखा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम लोगों ने देखा बियरिंग्स, और बियरिंग में मैंने आपको बताया बियरिंग होती क्या है, फिर बताया सिस्टम ऑफ बियरिंग व्हिच WCB एंड QSB। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, दिस लिख लो पहले WCB एंड फिर QSB कंप्लीट कर लीजिए। चलो ये बियरिंग वाली कहानी तो यहाँ पे खत्म हुई, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि बियरिंग का मेजरमेंट के लिए हम लोग कंपास यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? कंपास। और कंपास के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? अभी बताया था मैंने आपको, एक होती है प्रिज्मेटिक कंपास और एक होती है सर्वेयर्स कंपास। दो तरह की कंपास है। अब एक काम करता हूं, दोनों कंपास को थोड़ा डिटेल में देखो और उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं उसको भी लिखते चले जाइए। अब ये जो कंपास का डिटेलिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, उसको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं कि कंपास क्या है। सो आपके सामने अभी थोड़ी देर में आ जाएगा प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास, दोनों को अच्छे तरीके से समझना है और दोनों में डिफरेंस को भी काउंट, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे उसको नोट बनाते हुए उसको लिखते चले जाइएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपास नाउ। आपके सामने यहाँ पे देखो दो तरह के कंपास हैं स्क्रीन पे, एक है प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरा है सर्वेयर्स कंपास। ये दो तरह के कंपास हैं जो यूज किए जाते हैं बियरिंग के लिए। कंपास सर्वे में जो हम लोग यूज करते हैं कंपास, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बियरिंग मेजर करना, ठीक है, जिसका मतलब मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया। लेकिन अब जो दो तरह के कंपास हैं, इस दोनों से मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है, तो दोनों की डिटेलिंग आपका समझना जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं प्रिज्मेटिक कंपास। आप देखो प्रिज्मेटिक कंपास में अरेंजमेंट देखिए कि एक ट्राइपॉड के ऊपर एक कंपास रखी हुई है। इस कंपास में आई गेस यू आर एबल टू सी देयर इज अ रिंग फ्लोटिंग, और यहीं पे आई वेन यहाँ पे है और ये है ऑब्जेक्ट वेन। तो आप जब भी कंपास रखते हो ग्राउंड पे ट्राइपॉड के ऊपर जब फिक्स करोगे आप, तो उसमें ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, ये आई वेन है जो आई की तरफ होती है और ये ऑब्जेक्ट वेन है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होती है, ठीक है। इसका नाम है प्रिज्मेटिक कंपास सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके आई वेन पे एक छोटी सी प्रिज्म इंस्टॉल्ड होती है। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन देख रहे हो ना, यहाँ पे एक प्रिज्म लगी हुई है। इस प्रिज्म का फायदा ये है कि आप इस प्रिज्म के जो आप रीडिंग लेते हो ना आई वेन से, तो रीडिंग लेते समय आपने बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रिज्म में देखा
तो प्रिज्म में देखने से होगा क्या कि आप प्रिज्म के थ्रू यहां पे रीडिंग जो लिखी हुई है ना इस पर्टिकुलर रिंग पे, वो रीडिंग प्रिज्म के थ्रू देखते हो आप। और कोई भी चीज जो प्रिज्म के थ्रू देखोगे ना आपको उल्टी नजर आएगी, और इसीलिए इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पहले से ही इन्वर्ट करके लिखा गया है ताकि जब प्रिज्म से देखें तो आपको सीधी नजर आए। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर प्रिज्म इज इंस्टॉल्ड फॉर वन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस टाइम पे आप साइटिंग करते हो, अब ना साइटिंग और रीडिंग दो प्रोसेस है, पहले समझ लो आप कि जब आप किसी कंपास को ट्राइपॉड के ऊपर सेट किया आपने, तो सेट करने के बाद आप क्या करते हो कि कहीं पे एक रेंजिंग रॉड रखते हो जहां का आपको बेयरिंग मेजर करना है, और उस रेंजिंग रॉड को साइट करते हो आई वेन से, फिर ऑब्जेक्ट वेन से। सो द लाइन जहां से आप देख रहे हो दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू द आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन एंड देन रेंजिंग रॉड, ये 3 पॉइंट से पास। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑल 3 इन वन लाइन ऑफ एक्शन इज नोन एज साइटिंग। At the same time, you take the reading also कि what is the reading of the bearing, और वो bearing की रीडिंग इस रिंग के थ्रू आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जिस टाइम पे आप साइटिंग करते हो, मतलब तीनों को एक लाइन ऑफ एक्शन पे सेट किया, उसी टाइम पे अगर प्रिज्म के अंदर आप देखोगे ना तो आपको रीडिंग दिखाई दे देती है, ठीक है। सो इसका एडवांटेज यह हुआ प्रिज्मेटिक कंपास का कि द रीडिंग साइटिंग एंड रीडिंग बोथ आर टेकन एट द सेम टाइम, इट इज साइमल्टेनियसली। अब यहां पे रीडिंग एंड साइटिंग बोथ आर साइमल्टेनियस एक्टिविटी, ठीक है, दोनों को एक साथ कर लेते हो आप। ये इसका तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये थोड़ी सी फास्ट हो जाती है क्योंकि आप जब साइट कर रहे हो उसी समय आपको रीडिंग भी मिल गई, ठीक है। तो ये है प्रिज्मेटिक कंपास जिसमें प्रिज्म लगी हुई, इसलिए इसको प्रिज्मेटिक बोलते हैं। अब एक एक करके दोनों डिफरेंस में दिखाता जाता हूं। अब दूसरा देखो, यहीं पे यहां पे एक और कंपास है, उसका नाम है सर्वेयर्स कंपास। सर्वेयर्स कंपास की खासियत क्या है कि यहां पे जो कंपास दिखाई दे रहा है इसमें भी है आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। थ्रेड देखो यहां पे एक थ्रेड है और इसमें भी एक थ्रेड है। सो यहां पे भी आई वेन ऑब्जेक्ट वेन है, और इसमें जो रीडिंग्स लिखी है ना इसके बॉक्स में ही लिखी है, जो मेटालिक बॉक्स है उसमें ही रीडिंग, अगर आप ध्यान से देखो अभी तो आपको दिखाई दे देगा, यहीं पे आप सारी रीडिंग्स भी लिखी हुई है, और यहां पे एक नीडल है जो आपको टॉप से दिखाई देती है। इसका नाम है सर्वेयर्स कंपास। अब इन दोनों में काफी सारे डिफरेंसेस है, इस दोनों कंपास के अंदर काफी सारे डिफरेंसेस है, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं, इसका नाम था प्रिज्मेटिक पहले वाले का, तो इसके अंदर प्रिज्म लगी है। दूसरा है सर्वेयर्स, इसके अंदर प्रिज्म नहीं लगी हुई है। दूसरा डिफरेंस कि इसमें साइटिंग एंड रीडिंग बोथ आर साइमल्टेनियस एक्टिविटी, इसमें साइटिंग एंड रीडिंग आर सीक्वेंशियल एक्टिविटी। पहले करोगे साइटिंग और जब साइटिंग हो जाए तब करोगे रीडिंग, तो दो अलग अलग एक्टिविटी है इस सर्वेयर्स कंपास के अंदर, ठीक है। यहां पे साइमल्टेनियसली, यहां पे सीक्वेंशियल, मतलब एक एक करके होगी। तीसरा डिफरेंस देखो कि इस पर्टिकुलर में ये जो कंपास है इसके अंदर, प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर आप जब भी मेजरमेंट लोगे ना, ठीक है, तो एक रिंग है जो फ्लोटिंग है। आप ध्यान से देखो, रिंग है जो फ्लोटिंग है, एक मेटालिक रिंग आपको एल्यूमिनियम रिंग दिखाई दे रही होगी। सो इस पर्टिकुलर कंपास में एक एल्यूमिनियम रिंग है जो फ्लोटिंग है। अब नीचे एक पाइवोट पॉइंट होती है, पिन पॉइंट, जिसके ऊपर ये रिंग ऐसे फ्लोट कर रही है। सो आपको ये समझना है कि देयर इज अ फ्लोटिंग रिंग। इसमें देखो तो आपको कोई फ्लोटिंग रिंग दिखाई नहीं देगी। सो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रिज्मेटिक कंपास कैरीज अ फ्लोटिंग रिंग, जो कि इस सर्वेयर कंपास में नहीं होती है। अगला डिफरेंस देखो कि इसमें आपको नीडल दिखाई नहीं दे रही है, ये जो दिखाई दे रहा है ना टॉप से, वो सिर्फ एल्यूमिनियम की रिंग है, उसमें नीडल दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नीडल एल्यूमिनियम रिंग के नीचे से अटैच होती है। जैसे मान लो ये रिंग है तो ये नीचे से अटैच्ड है, रिंग के नीचे से बॉटम पे अटैच होती है, और जो नीडल है, जो आखिरकार कंपास है तो मैग्नेटिक नीडल तो होगी ना उसमें, लेकिन वो मैग्नेटिक नीडल आपको इसमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि रिंग ऊपर से दिखाई दे रही है और रिंग के नीचे से नीडल लगे हैं। वही चीज अगर इसमें देखो आप तो इसमें नीडल आपको टॉप से दिखाई दी, इसमें कोई रिंग कहीं पे भी नहीं है। अगला डिफरेंस देखो, जो स्केल है, अगर इसके स्केल की बात करें हम लोग तो आप देखो कि स्केल कहने का मतलब जो लिखा हुआ है, जो इसमें रूलर है, आप देखो यहाँ पे कि जो स्केल लिखा हुआ है ना वो फ्लोटिंग रिंग के ऊपर ही फ्लोट कर रहा है, मतलब कि रिंग फ्लोट कर रही है, मतलब स्केल इज ऑल्सो फ्लोटिंग। ये पाइवोट पॉइंट के ऊपर रिंग फ्लोट कर रही है ना, ठीक है, और इसीलिए, ठीक है, जो स्केल है उसके लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि स्केल इज फ्लोटिंग स्केल हियर। लेकिन वही स्केल अगर आप सर्वेयर कंपास में देखोगे तो सर्वेयर कंपास के अंदर आप देखो कि वो स्केल अटैच टू द बॉक्स में ही प्रिंटेड है, ठीक है। अभी अभी आपने एक चीज देखा था कि बियरिंग को दो अलग अलग तरीके में डिवाइड किया जाता है, एक होता है WCB और एक होता है QSP, दैट इज होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग। जब आप इससे मेजर करोगे ना
दिस प्रिज्मेटिक कंपास से तो आपको डायरेक्टली होल सर्कल बेयरिंग मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये आपको देगा सीधा क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बेयरिंग्स, ठीक है। एक और एडवांटेज मैं आपको देता हूं कि ऐसा है ना कि जब आप रिंग बनाते हो और रिंग के नीचे से अटैच किया आपने निडल को, तो आप ना इसको कंपास को, इस प्रिज्मेटिक कंपास को हाथ में रख करके भी बैलेंस कर सकते हो आप। मतलब कि जो रिंग है ना, रिंग को बैलेंस करना आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो काफी आसान होता है उसको बैलेंस करना। लेकिन वही चीज अगर इसमें सोचोगे ना, तो इसमें अगर हाथ में रखोगे तो एक प्रॉब्लम फेस करोगे कि नीडल जो होगी ना वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग होगी, वो स्टेबल नहीं हो पाती है। एक कंक्लूजन इससे ये निकाल सकते हो कि जब हम लोग इस पर्टिकुलर कंपास की बात करेंगे तो आप इसको बिना ट्राइपॉड का यूज कर सकते हो। तो कंक्लूजन ये निकला कि द प्रिज्मेटिक कंपास कैन बी यूज्ड इवन विदाउट ट्राइपॉड, कीपिंग द कंपास इन हैंड यू कैन यूज इट। But in case of surveyor's compass, you cannot use in hand. You will have to use the tripod also to make it as a balance. तो अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको ट्राइपॉड की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब ये जो भी पॉइंट्स मैंने बोला है ना, वो सब हमने लिख रखा है, ठीक है। तो आप इस कंपास के थ्रू चलते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। अब देखो नेक्स्ट है, अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखो, सिर्फ यहाँ पे एक दो चीजें दिखानी है हमें, ठीक है, कि आप जब यहाँ पे देखते हो ये हमारा देखो प्रिज्म है, तो आप जब यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ से कुछ ऐसा और ये यहाँ से कुछ रीडिंग ऐसा ले लेता है। तो ये जो देख रहे हो, दिस वन इज बेसिकली द फ्लोटिंग रिंग, और प्रिज्म के थ्रू आपने रीडिंग लिया तो ये आपको रीडिंग। अब हमने क्या बताया था कि इसमें प्रिज्म के थ्रू रीडिंग लेते हो तो आपको कोई भी चीज उल्टा नजर आता है और सीधा नजर आए, इसीलिए जो रिंग के ऊपर स्केलिंग लिखा गया ना, वो सारी चीजें पहले से ही इन्वर्ट करके लिखी जाती हैं, ताकि जब आप प्रिज्म के थ्रू देखें तो आपको सीधा नजर आए, ठीक है। तो इसमें सारे ग्रेजुएशंस इन्वर्टेड होते हैं, लेकिन सर्वेयर्स कंपास में डायरेक्टली रीडिंग लेना पड़ता है, वो सब इरेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली होते हैं, इसमें इन्वर्टेड नहीं होते, ठीक है। एक और चीज देखो यहाँ पे, ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये पॉइंट, दिस वन इज बेसिकली पाइवोट, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इसी के ऊपर बैलेंस कर रहा होता है। वही पाइवोट आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी। लेकिन आप एक चीज देखो कि ये पाइवोट के ऊपर एक रिंग को बैलेंस करता है, लेकिन ये पाइवोट के ऊपर एक नीडल को बैलेंस करता है। अब नीडल से रिलेट करता हुआ एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि नीडल को ना किसी एक पिन पॉइंट पे नीडल को बैलेंस करना आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। उसके लिए एक एलिमेंट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जेवल बियरिंग। आप यहां पे देखो, दिस इज जेवल बियरिंग, ठीक है, 5 नंबर विच इज दिस। अब ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, दिस वन इज जेवल बियरिंग, दिस पर्टिकुलर, ठीक है। सो जेवल बियरिंग, इसको बोलते हैं जेवल बियरिंग, ये पर्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है। एक और भी पॉइंट यहीं पे देख लो कि जो नीडल लगी होती है ना, नीडल में 7th नंबर पे एक यहाँ पे अटैच की गई है, इसको बोलते हैं काउंटर वेट। काउंटर वेट अटैच करना पड़ता है नीडल में, अदरवाइज नीडल इंक्लाइंड हो जाती है, ठीक है। क्यों होती है, अभी आप थोड़ी देर में पढ़ोगे, एक कॉन्सेप्ट जो बोर्ड पे दिखाऊंगा, वहां पे आप इसका यूज कर पाओगे टेक्निक का, ठीक है। तो यहाँ पे एक काउंटर वेट लगी होती है जिसके थ्रू ये नीडल बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अब उस वेट को लगाने के बाद बैलेंस अगर नहीं होता ना, तो ये इंक्लाइंड हो जाती है, ठीक है। क्या है, क्यों है इंक्लाइंड, अभी थोड़ी देर में देखोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, आगे देखो। यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस मैंने आपको बताया है, वो सारा डिफरेंस यहाँ पे हमने शॉर्टलिस्ट करके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले बियरिंग बात करें, प्रिज्मेटिक कंपास में WCB अभी बताया था, सर्वेयर कंपास में क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग, दैट इज QSB। ग्रेजुएशंस आप देखो, इन्वर्टेड बिकॉज वी हैव टू सी देम थ्रू अ प्रिज्म, लेकिन इसमें क्या है, इरेक्टेड। आगे देखो प्रिज्मेटिक कंपास में नीडल, तो यहाँ पे नीडल क्या है, ब्रॉड टाइप नीडल है, और कहां पे फिटेड होती है, देखो फिटेड एट द बॉटम ऑफ द एल्यूमिनियम रिंग, अभी बताया था मैंने आपको। यहाँ पे उसी नीडल को देखो, एज बार टाइप नीडल एक्ट्स एज एन इंडेक्स, तो इसमें एक्चुअली जो हमारी नीडल है वही इंडेक्स का काम कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं स्केल। आप बताओ, फ्लोटिंग स्केल थी ना, देखो क्या लगा, फ्री टू फ्लोट अलोंग विद द ब्रास अलोंग विद द ब्रॉड टाइप मैग्नेटिक नीडल, एल्यूमिनियम का जो रिंग था उसी के साथ फ्लोट कर रहा है। इसमें देखो अटैच टू द बॉक्स में एडवांटेज क्या था प्रिज्मेटिक कंपास का, मेजरमेंट हम लोग जब लेते हैं तो साइटिंग एंड रीडिंग दो एक्टिविटी होती है, दोनों साइमल्टेनियसली हो जाती है प्रिज्मेटिक वाले में। सो साइटिंग एंड रीडिंग बोथ कैन बी डन साइमल्टेनियसली, तो इसलिए थोड़ी सी फास्ट होती है ये। उसके अलावा यहां देखो, इसमें क्या करोगे, सीक्वेंशियल एक्टिविटी है, तो पहले करेंगे साइटिंग एंड फिर करेंगे रीडिंग। उसके बाद देखो ट्राइपॉड की बात करें तो यहां पे जरूरत नहीं है ट्राइपॉड की, क्योंकि आप हाथ में लेकर के भी इसको बैलेंस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन जब दूसरे की बात करें सर्वेयर्स कंपास की, तो यहां पे जरूरी है, इट इज इसेंशियल,
एक और पॉइंट है कि लीस्ट काउंट कितनी होती है, तो आप देखो यहाँ पे लीस्ट काउंट में यहाँ पे 30 मिनट्स का लीस्ट काउंट है प्रिज्मेटिक कंपास का, लेकिन अगर आप यूज करते हैं सर्वेयर्स कंपास तो वो यहाँ पे 15 मिनट्स की लीस्ट काउंट होती है। एंगल है ना, आप तो जानते हो डिग्री मिनट सेकंड, सो वो मिनट, वो 30 मिनट्स का लीस्ट काउंट है प्रिज्मेटिक कंपास का और 15 मिनट्स का लीस्ट काउंट होता है सर्वेयर्स कंपास का। ठीक है, आई होप कि आपको कंपास सर्वे की प्रेजेंटेशन समझ में आया होगी। उसमें कंपास, दोनों ही कंपास का आपको आइडिया लग चुका होगा कि प्रिज्मेटिक कंपास क्या है, सर्वेयर्स कंपास क्या है। अब इसको यूज करते हुए अब अगला डिस्कशन चालू करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, तो ये पहला हो चुका है फिनिश। अब सेकंड टर्म पे चलेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।